अरबों मेरिट कॉइन्स। और यही थी उसकी सबसे बड़ी ताकत। जब एक दिन अचानक एक खतरनाक गेम ओरिजिनल सिन रियल दुनिया में घुस आया, तब हर तरफ तबाही थी। भूत आ गए, मॉन्स्टर्स आ गए, और लोग बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, चंद मेरिट कॉइन्स के लिए अपनी जान दे रहे थे। लेकिन हमारा प्रोटोगोनिस्ट, उसे इस गेम ने अल्टीमेट वीआईपी चुना, अरबों मेरिट पॉइंट्स के साथ। और उसके सिस्टम से वो हर वो चीज खरीद सकता था जिसके बारे में लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वो पावर्स, वो वेपन्स, वो एबिलिटीज जो बाकी किसी के पास थी ही नहीं। ये स्टोरी सच में माइंड ब्लोइंग है। तो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम मिस नहीं कर सकते। कहानी की शुरुआत चाइना के एक बड़े शेल्टर से होती है जो बर्बादी के कगार पर था। लेकिन अब उसके दरवाजे के पास एक बड़ा ट्रक खड़ा था, और सिस्टम ने मेन कैरेक्टर को एक नोटिफिकेशन भेजी कि उसे उसकी नेकी और अच्छे कामों के बदले पॉइंट्स मिले हैं। इसी दौरान कुछ मजदूर बड़े बड़े बॉक्सेस गाड़ी से निकालकर सीधे शेल्टर की तरफ ले जा रहे थे। शेल्टर के डायरेक्टर ने मेन कैरेक्टर माइक के पास आकर उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसकी मदद के बिना शेल्टर को बंद करना पड़ता। लेकिन माइक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसे शुक्रिया की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने ये सब दिल से किया। उसी वक्त सिस्टम ने उसे बताया कि उसे 500 मेरिट पॉइंट्स मिले हैं। जैसे ही वो शेल्टर से निकला और उसने देखा कि उसका सारा सामान सही सलामत पहुंच गया है, सिस्टम ने उसे यह भी बताया कि उसका बैलेंस 11 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स पर पहुंच गया है। इसके बाद माइक शहर में टहलने निकला और मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास न घर है, न गाड़ी, और उसके माँ बाप भी नहीं रहे। फिर माइक एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचा और वहां चेक पॉइंट पर तैनात अपने एक जान पहचान के पुलिस ऑफिसर से रास्ता खुलवाया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो फिर से कोई नेकी करने निकला है। तो माइक ने जवाब दिया कि ये उसके माँ बाप की आखिरी ख्वाहिश थी। दरअसल माइक एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा था जो उसके अच्छे कामों पर चलता था। कुछ देर बाद माइक एक अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और उसे लगा जैसे वो आखिरकार घर आ गया है। मेज पर उसकी और उसके माँ बाप की तस्वीरें रखी थीं। उसने उन्हें देखा और सोचने लगा कि उसके माँ बाप 2 साल पहले उसे ये सिस्टम देकर चले गए थे, बिना कोई निशान छोड़े, बस एक आखिरी मैसेज। उसी वक्त आसमान में एक खूनी छांद शहर की तरफ बढ़ रहा था और किसी की राक्षसी फुसफुसाहट एक बड़ी तबाही के आने की बात कर रही थी। माइक खिड़की के पास मेज पर बैठा सोच रहा था कि पूरे 2 साल से वो नेकियां करता आया है और मेरिट पॉइंट्स की कुल तादाद 11 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है, पर अवेलेबल बैलेंस 0 है। वो सोचने लगा कि आखिर मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल होता कैसे है। तभी उसने देखा कि उसके गिलास का पानी खून जैसा लाल होने लगा। माइक हैरानी से कुर्सी से गिर पड़ा और दहशत में उस गिलास को देखने लगा जिसका पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। अचानक उसकी नजर बाहर सड़क पर पड़ी। आसमान में ब्लड मून था और उसकी रोशनी से पूरी सड़क लाल हो गई थी। जैसे ही वो उठा, सिस्टम ने माइक को बताया कि वो एक रिवर्सल साइन प्लेयर के तौर पर क्वालिफाई कर चुका है और पहली कॉपी 24 घंटों में खुलेगी। माइक का दिमाग घूम गया। वो हैरान और परेशान था। समझ नहीं आ रहा था कि सिस्टम किस बारे में बात कर रहा है। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पांव के नीचे का फर्श भी लाल हो गया था, जैसे वो खून के एक तालाब में खड़ा हो। जब उसने झुककर फर्श को हाथ लगाया तो उंगलियों पर खून के दाग थे। सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था, हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई इल्यूजन हो। इसके बाद माइक ने चारों तरफ नजर घुमाई और देखा कि हर तरफ इंटरफेरेंस है, जैसे कोई कंप्यूटर गेम क्रैश होने वाला हो। अचानक उसने अपने सिर के ऊपर एक अजीब पीली रोशनी देखी और फिर इंटरफेरेंस एकदम बंद हो गई। पलटकर देखा तो वो पीली रोशनी सिस्टम ही था। उसने बताया कि एक नया सिस्टम प्लग इन मिला है जिसे ओरिजिनल सिन सिस्टम में सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया गया है। इसके नतीजे में कंट्रोल सिस्टम अनलॉक हो गया और अवेलेबल बैलेंस अब 11 मिलियन से ज्यादा हो गया। ये सुनते ही माइक पर घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने खुद को संभाला, क्योंकि वो जानता था कि घबराने से हालात और बिगड़ेंगे। उसने सिस्टम से पूछा कि क्या गेम का इनविटेशन अभी भी एक्टिव है, तो सिस्टम ने जवाब दिया कि उसे अपनी ईमेल चेक करनी चाहिए। माइक को एहसास हुआ कि काउंटडाउन अभी भी चल रहा है, यानी भागने की कोई जगह नहीं बची। फिर उसने फोन उठाया और इंटरनेट पर ओरिजिनल सिन नाम के गेम के बारे में खोजने की कोशिश की, लेकिन फोन पर सबसे पहले एक वार्निंग आई कि ओरिजिनल सिन कीवर्ड को सर्च करने की कोशिश की गई है। उस वार्निंग में यह भी लिखा था कि अगर उसे इनविटेशन मिला है तो वो एक वेब आर्काइव पर जाए जहां ज्यादा जानकारी है, और अगर किसी और से सुना है तो सीधे उनसे बात करें। माइक को समझ आया कि जब इस गेम की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है तो ये काफी पहले से मौजूद रही होगी। उस साइट पर लिखा था कि माइक को यकीन करना होगा कि ओरिजिनल सिन गेम कोई धोखा नहीं है और इंसानों की हिफाजत के लिए सेफ्टी मेजर्स तैयार हैं जो जल्दी से हालात से निपट सकते हैं। उसमें यह भी था
कि गेम में बहुत सारे मॉन्स्टर्स और ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो साइंस और कॉमन सेंस के खिलाफ ही हों। इसीलिए माइक को अपनी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा। उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा और सभी टास्क्स पूरे करने होंगे, वरना गेम खत्म हो जाएगा। यह भी बताया गया कि मिशन फेल होने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, लेकिन मिशंस पूरे करने पर तरह तरह के इनाम, खजाने, खास एबिलिटीज और यहां तक कि उसकी सबसे गहरी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। तब माइक के दिमाग में आया कि वो अब एक ऐसे गेम में फंस गया है जहां मॉन्स्टर्स हैं, अजीब घटनाएं हैं, फेल होने पर खतरा है, लेकिन साथ में कामयाब होने पर इनाम भी है। यानी इस गेम में खतरा भी है और मौका भी। तो उसने फैसला किया कि वो बेसिक प्लगइन को कंबाइन करेगा, जिससे शुरुआत में कुछ फायदा मिले। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी भी हाल में जिंदा रहना है और कल का सोचना बंद करना है, क्योंकि उसे मरना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद मेन कैरेक्टर ने खुद को संभाला, स्पेशल कपड़े पहने और गेम की दुनिया में जाने की तैयारी करने लगा। पिछले कुछ दिनों में उसने खाना, गर्म कपड़े, पानी और जरूरी दवाइयां इकट्ठी की थीं। थोड़ी देर बाद उसने अपना स्मार्ट सूट पहना और जाने के लिए तैयार होकर उन सभी चीजों को देखा जो उसने पहले से जमा करके सामने रखी थीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर खाने के बैग पर पड़ी, उसे दिखा कि आगे फिर से इंटरफेरेंस है। उसी पल उसे लगा जैसे कोई अनजानी ताकत उसे खींच रही है और वो हवा में घुलता जा रहा है। सिस्टम ने उसे यह भी बताया कि गेम शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, इसलिए उसे पहले से ही प्रिलिमिनरी डेटा भर लेना होगा। अचानक माइक को ऐसा लगा जैसे वो जीरो ग्रेविटी में तैर रहा हो, उल्टा, और कि कोई उसे लगातार कहीं खींच रहा हो। वो बेहद नाराज था कि किसी ने उसे पहले इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब उसने चारों तरफ देखकर समझने की कोशिश की कि उसे कहां खींचा जा रहा है, तो उसे दिखा कि अंतरिक्ष के बीचों बीच एक विशाल ब्लैक होल था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा था। बस कुछ पलों बाद माइक को एहसास हुआ कि वो अब वापस अपनी सामान्य हालत में है और किसी मेज पर बैठा है। जब उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो पता चला कि वो अकेला नहीं है। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके बगल में एक जवान लड़का और एक औरत थी। माइक के बाईं तरफ सफेद बालों वाली एक जवान लड़की बैठी थी और दाईं तरफ एक बूढ़ा आदमी था जो डर से कांप रहा था। अचानक वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाते हुए कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। माइक ये देखते ही तुरंत उठा और बूढ़े के पास जाकर उसे उठाने में मदद करते हुए पूछा कि सब ठीक तो है। जैसे ही उसने बूढ़े को उठाया, सबने सुना कि क्रिस्टोफर ने मेज पर 2 बार उंगली ठोकी और सबका ध्यान खींचा। उसने बाकी सबसे पूछा कि क्या वो सब नए हैं या पहले भी गेम खेल चुके हैं। उसी वक्त चश्मे वाली औरत ने उससे पूछा कि क्या सच में ये उसके लिए पहली बार नहीं है और क्या इंटरनेट पर जो लिखा था वो सच है। उस आदमी ने कहा कि ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी सही है और अगर वो ओरिजिनल सिन प्लेयर्स बन गए तो उन्हें हफ्ते में 1 बार पार्टिसिपेट करना होगा। ये सुनकर बाकी सब हैरान रह गए। उनकी हैरानी देख क्रिस्टोफर बहुत चिढ़ गया। उसने कहा कि ये एक लाइफ और डेथ गेम है और ये हफ्ते में 1 बार खेला जाएगा जब तक वो मर नहीं जाते। इस पर माइक ने सोचा कि पहले उसे लगा था कि ये आदमी बस उन्हें डरा रहा है, लेकिन असल में वो बस अपना तजुर्बा बांटना चाहता था। तो माइक ने फैसला किया कि उससे बात करवाई जाए ताकि कुछ काम की जानकारी मिले। उसने बेहद उत्साह से हाथ बजाए और कहा कि उस जैसे मजबूत आदमी को जिंदा रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्हें कुछ काम की बात बताए। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहली बात, दूसरों के मामले में दखल मत दो, क्योंकि उसकी अपनी जान सबसे ज्यादा कीमती है। दूसरी बात, कॉमन सेंस को भूल जाओ, क्योंकि इस गेम में सब कुछ है, भूत, आत्माएं, राक्षस। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यहां कुछ खास रूल्स हैं और उन्हें तोड़ने पर मॉन्स्टर्स से भी पहले मौत आएगी। तब माइक ने सोचा कि साइट पर लिखा था कि रूल्स बदलते रहते हैं और उन्हें तोड़ना भी पड़ता है, तो अब उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी वक्त सफेद बालों वाली लड़की एलिस बातचीत में आई। उसने कहा कि उसे एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें बताया गया है कि न्यूबी शॉप बंद है, और पूछा कि क्या किसी को इस बारे में कुछ पता है। चश्मे वाली लड़की अमांडा और जवान लड़के जोश ने भी कहा कि उन्हें भी वही नोटिफिकेशन आई है। क्रिस्टोफर ने नाराज चेहरे के साथ कहा कि तब उन्हें उस नोटिफिकेशन को खोलकर देखना चाहिए। उसने बताया कि चीजें खरीदने के लिए अचीवमेंट पॉइंट्स चाहिए और वो पहला राउंड पूरा करने के बाद ही मिलेंगे। जोश को समझ नहीं आया कि जब स्टोर में कुछ खरीदने को है ही नहीं तो उसकी जरूरत क्या है। इसी बीच बूढ़े आदमी ने क्रिस्टोफर से पूछा कि इन पॉइंट्स के बदले उन्हें क्या मिल सकता है, शायद पैसे। क्रिस्टोफर ने यह सुनकर ठहाका लगाया और कहा कि उसकी कल्पना बहुत अच्छी है। फिर समझाया कि अचीवमेंट पॉइंट्स सिर्फ ऐसी पुरानी चीजों के बदले मिलती हैं जिनमें आत्मिक ऊर्जा हो। यह सुनते ही माइक ने खुशी से अपना होंठ दांतों से दबाया, क्योंकि सिस्टम ने उसे बताया कि मेरिट पॉइंट्स और अचीवमेंट पॉइंट्स का एक्सचेंज रेट 1 से 10 है। उसे एहसास हुआ कि उसके पास 11 मिलियन मेरिट पॉइंट्स हैं।
यानी एक्सचेंज करने पर 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। जब उसके दिमाग में 114 मिलियन पॉइंट्स का आंकड़ा आया तो उसे यकीन हो गया कि असली दौलत बस थोड़ी दूर है। उसने सिस्टम से बिगिनर्स शॉप खुलवाई और उसमें एक साधारण जहर, एक माइंड क्लियरिंग पोटियन, एक इनविजिबिलिटी टैलिस्मैन, एक बेसिक हीलिंग, एक डीमन सप्रेसियन टैलिस्मैन और एक व्हाइट टाइगर खरीदा। उसे समझ आया कि एक्सचेंज रेट के हिसाब से बस कुछ हजार पॉइंट्स खर्च होंगे और स्टोर खाली हो जाएगा। फिर उसने 10,000 मेरिट पॉइंट्स को अचीवमेंट पॉइंट्स में बदला और इस तरह 1,00,000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले और स्टोर में जो कुछ भी था सब खरीद लिया। इसी दौरान बाहर एक मंदिर में कुछ अजीब हो रहा था। कुछ राक्षसी आवाजें, एक आने वाली भूतियां शादी का गाना गा रही थीं। अमांडा और जोश ने जब ये सुना तो वो दहशत में आ गए और सबसे ज्यादा डर उन्हें इस बात से लगा कि उस मंदिर के पास 2 लालटेनें जल रही थीं। लेकिन क्रिस्टोफर ने मेज थपथपाई और सबको चुप रहने को कहा। गेम अब शुरू होने वाला था। उसी वक्त मंदिर में पारंपरिक शादी के जोड़े में एक लड़की बैठी थी और आवाजें कह रही थीं कि मोमबत्तियों की लाल मोम पिघल चुकी है और वो लड़की और उसका दूल्हा घर वापस नहीं लौटेंगे। उसी पल सभी के सिर के ऊपर सिस्टम का मैसेज आया कि घोस्ट वेडिंग शुरू हो गई है और एडिशनल कंडीशन ये है कि पहाड़ों में शादी के खत्म होने तक जिंदा रहना है। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, सबने अचानक खुद को एक दावत के बीच में पाया जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन इन लोगों के चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें या तो खाली और काली थीं या पूरी सफेद और उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कुराहटें थीं। एलिस ने देखा कि उसके पीछे वाली मेज पर लोग मांस के टुकड़े नोच नोच कर खा रहे थे, जैसे ये उनकी जिंदगी का आखिरी खाना हो। जब उसने पलटकर उन अजीब लोगों को देखा और पूछा कि उनके साथ क्या हुआ है, तो क्रिस्टोफर ने कहा कि इस बारे में न पूछना ही बेहतर है। जितनी ज्यादा जिज्ञासा उतनी जल्दी मौत। उसी वक्त मेहमानों में से एक बूढ़े आदमी ने माइक और बूढ़े के पीछे से आकर सख्त लहजे में पूछा कि उन्होंने चॉपस्टिक्स तक क्यों नहीं छुए। जब दोनों को उस आदमी की अविश्वसनीय और दहलाने वाली आभा महसूस हुई, जैसे उनके सामने कोई मुर्दा खड़ा हो, वो डर गए। अमांडा घबराहट में क्रिस्टोफर को हिलाने लगी और पूछने लगी कि अब क्या करें। क्रिस्टोफर ने जवाब दिया कि उसे नजरअंदाज करो, लेकिन वो बूढ़ा मेहमान पूछता रहा। कहने लगा कि इतने अच्छे दिन पर क्या उनके खूबसूरत मेहमानों ने उन्हें बेइज्जत करने का फैसला किया है, और बाकियों को हुक्म दिया कि उन्हें शराब परोसो। तभी बाकी मेहमान उनकी मेज के चारों तरफ आ गए और हाथों में शराब के प्याले लेकर घेर लिया। माइक ने सोचा कि इन सभी मेहमानों के चेहरे बेहद पीले और थके हुए लग रहे थे, हालांकि मेज पर खाना बेहद शानदार था और उसे समझ आया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। तभी 2 औरतें उसके पास आईं और उसे एक प्याला और चॉपस्टिक्स थमाते हुए बोलीं कि उसे खिलाने की इजाजत दें। लेकिन माइक ने क्रिस्टोफर की बात मानी और उन्हें नजरअंदाज किया। होंठ कसकर भींच लिए ताकि उनके खाने का एक कण भी अंदर न जाए। इसी बीच मेहमानों ने हर किसी को घेर लिया और अपना खाना पीना चखाने की कोशिश करने लगे। बूढ़े आदमी के पास 2 छोटे बच्चे खड़े थे। उन्हें देखकर वो खुद को नहीं रोक पाया और बोला कि वो पी लेगा। उसने एक बच्चे के हाथ से प्याला लिया और अंदर का पानी झटके से पी गया। फिर उसने राक्षसी बच्चों को खाली प्याला दिखाते हुए कहा कि उसने वादे के मुताबिक सब पी लिया। अचानक बूढ़े के गले में कुछ अटकने लगा। हर पल सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। उसके चेहरे की त्वचा काली पड़ने लगी और आंखों में नसें उभर आईं। अचानक वो कुर्सी से तेजी से गिरा और दम घुटने लगा। मुंह से झाग निकलने लगा। इसी बीच मेहमान उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और आपस में बातें करने लगे कि एक घूंट में ही इतना मदहोश हो गया। एलिस और माइक उठ खड़े हुए। एलिस ने देखा कि बूढ़े की पुतलियां फैली हुई हैं और नसें काली पड़ गई हैं। ये जहर के निशान थे। माइक ने सोचा कि उसे यकीन है कि सारे खाने पीने में जहर मिला है, क्योंकि ये गेम खतरों से भरा है। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि उसके लिए एक स्पेशल मिशन शुरू हुई है, जिसमें उसे दूसरे प्लेयर्स की मदद करनी है ताकि उसके मेरिट पॉइंट्स बढ़ें। लेकिन जब उसने बाकियों को देखा तो उनके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, यानी ये मिशन सिर्फ उसके लिए था। इसी दौरान अमांडा आंखों में आंसू भरे, लगभग टूटने की हालत में क्रिश्चियन को हिलाते हुए कह रही थी कि उन्हें बूढ़े को बचाना होगा। लेकिन उसके इस तरह करने से क्रिश्चियन बहुत चिढ़ा और उसने उसे खुद से दूर धकेल दिया। कहा कि बूढ़ा खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने पहले ही चेताया था कि चुप बैठो। उसने ये भी जोड़ा कि उसे बचाने की कोशिश में बाकियों को भी खतरा हो सकता है और अगर अमांडा बचाना चाहती है तो खुद बचाए। तभी माइक उनके पास आया और दृढ़ता से कहा कि वो उस आदमी की मदद करेगा। उसने स्टोर से खरीदी हुई एक बैंगनी रंग की गोली निकाली, माइंड क्लियरिंग पिल, जिसमें चमकती जड़ी बूटियां और रिफाइंड शुगर थी जो जहर को बाहर निकालती है। माइक को एहसास हुआ कि बिगिनर स्टोर की दवा उसकी सोच से कहीं ज्यादा काम की है। बिना देर किए वो बूढ़े के पास गया और जैसे ही वो गोली उसकी जुबान से लगी, चमकती रोशनी से भर गई।
क्रिश्चियन हैरान खड़ा था। उसे समझ नहीं आया कि इस नए प्लेयर के पास इतनी दुर्लभ और कीमती चीज कहां से आई। जैसे ही गोली अंदर गई, बूढ़े के चेहरे से काली नसें तुरंत गायब हो गईं और उसका रंग वापस आने लगा। अमांडा को बेहद ताज्जुब हुआ जब उसे यकीन हो गया कि माइक ने सच में उस बूढ़े को ठीक कर दिया। इसके बाद माइक ने उसे उठाया और कंधे पर हाथ रखा। बूढ़े ने उसका शुक्रिया किया और कहा कि उसकी मदद के बिना वो कब का मर चुका होता। उसी पल सिस्टम ने माइक को बताया कि स्पेशल मिशन पूरा हो गया और इनाम के तौर पर उसे 7,777 मेरिट पॉइंट्स मिले। ये देखकर माइक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसा सोचा था, एक जान बचाने पर और भी ज्यादा पॉइंट्स मिले। लेकिन उसी वक्त सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन भेजी। उसमें बताया गया कि घोस्ट वेडिंग इन द माउंटेन्स क्वेस्ट में 4 मिशंस हैं। घोस्ट वेडिंग के आखिर तक जिंदा रहना, दुल्हन को ढूंढकर बचाना, 3 रिवर्स घोस्ट स्टैच्यू चुराना और शादी के पीछे की सच्चाई का पता लगाना। यानी ये मिशंस की एक पूरी चेन थी। माइक को समझ आया कि बेसिक मिशंस सबसे आसान होते हैं, लेकिन उनके इनाम बहुत बड़े नहीं होते। ज्यादा इनाम पाने के लिए हिडन मिशंस ढूंढने होंगे। इसी बीच वो बूढ़े को एक मेज पर ले गया और कुर्सी पर बिठा दिया ताकि वो आराम करे। उसके मन में आया कि भले ही पॉइंट्स की कमी नहीं है, स्टोर की रेंज बढ़ाना फायदेमंद होगा और ये सारे मिशंस मेहनत और पूरा करने के काबिल हैं। तभी एलिस ने कुछ अजीब देखा और बताया कि सारे गांव वाले कहीं चले गए हैं। जब बाकियों ने चारों तरफ देखा तो सच में सभी मेजें खाली थीं। माइक एक मेज पर रखी प्लेट के पास गया और कहा कि लगता है जब वो बूढ़े को बचाने में लगे थे तभी सारे मेहमान भाग गए, लेकिन अभी भी ये नहीं पता कि वो लोग क्या करने वाले हैं। तभी जोश उठ खड़ा हुआ और बोला कि वो यहां बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। क्रिस्टोफर तुरंत उसके पीछे भागा और चिल्लाया कि बेवकूफी न करे, लेकिन जोश ने उसकी बात नहीं मानी। वो उस गेट के पास गया जो उन्हें बाहर जाने से रोक रहा था और हैंडल खींचने लगा, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि दरवाजा कसकर बंद है। उसी वक्त क्रिश्चियन उसके पीछे पहुंचा और उसे दरवाजे से धकेल दिया, चिल्लाते हुए कहा कि इस तरह बिना सोचे काम करने से वो सब मर जाएंगे। तभी माइक बीच में आया और कहा कि वो जोश से सहमत है। यहाँ के लोग साफ तौर पर उनके दुश्मन हैं और यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करने से बेहतर है कि कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन क्रिस्टोफर ने कहा कि उनके पास कोई सुराग नहीं है और वो ये दावा नहीं कर सकते कि बाहर सड़क पर कोई जाल नहीं है। तब माइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके पास एक ऐसा साथी है जो उनकी मदद कर सकता है। एलिस और अमांडा ने हैरानी से उसे देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहा है। जैसा कि निकला, उसका इशारा मंदिर के अंदर लाल पारंपरिक पोशाक में बैठी लड़की की तरफ था। उसने कहा कि दुल्हन इस मुश्किल को सुलझाने में उनकी मदद कर सकती है। माइक ने समझाया कि चूंकि ये शादी एक भूत से थी, इसलिए दुल्हन खुद भी शायद एक शिकार है और उनकी मदद करना चाहती है। लेकिन क्रिस्टोफर ने कहा कि दुल्हन खुद भी भूत हो सकती है और अगर उसके पास जाना है तो जाए, वो यहीं रहेगा। जोश ने माइक के साथ दुल्हन को लेने जाने की इच्छा जाहिर की। एलिस को लगा कि माइक बहुत जल्दबाजी में फैसले ले रहा है और उसे शक था कि वो कुछ छुपा रहा है। फिर भी वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। बूढ़ा भी जाना चाहता था, लेकिन माइक ने उसे रोका और कहा कि उसे अभी आराम की जरूरत है और यहीं रहना बेहतर होगा। अमांडा बहुत डरपोक थी, इसीलिए उसने क्रिस्टोफर के साथ रुकना ही ठीक समझा। इसके बाद माइक क्रिस्टोफर के पास गया और उससे कहा कि जो लोग यहां रुक रहे हैं उनका ख्याल रखे। उसने वादा किया कि वो जल्द लौटेंगे और कुछ भी हो तो क्रिस्टोफर उसे बुला सकता है। फिर माइक, एलिस और जोश मंदिर की तरफ चल पड़े। वो जल्दी ही दरवाजे तक पहुंच गए और माइक ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। अंदर एक लड़की लाल शादी के जोड़े में बैठी थी। उसके दोनों तरफ लाल कपड़ों में मर्द खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। लड़कों को एहसास हुआ कि कमरा अजीब फिगर से भरा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये सब दुल्हन के कमरे में क्यों है। तब माइक ने कहा कि वरना इसे घोस्ट वेडिंग क्यों कहते। इसके बाद उसने जेब से व्हाइट टाइगर की मूर्ति निकाली, दुल्हन के पास गया और उससे खुद को मिलवाने की इजाजत मांगी। उसने कहा कि वो सब अजनबी हैं जिन्हें इस जश्न में खींच लिया गया है। फिर उसने लड़की से पूछा कि क्या वो उनके साथ भागना चाहती है और क्या वो उनकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लड़की चुपचाप बैठी रही और माइक की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब मेन कैरेक्टर ने फैसला किया कि लड़की के हुड के नीचे क्या है ये देखेगा और झटके से उसे उतार दिया। जब उसने उठाकर देखा तो दहशत में आ गया। सामने कोई इंसान नहीं, बस एक कागज की मूर्ति थी। सभी डर गए। किसी को समझ नहीं आया कि असली दुल्हन कहां है। तभी एलिस ने सवाल किया कि माइक को इतना यकीन कैसे था कि दुल्हन सच में है। उसे पता था कि वो नया प्लेयर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे वो बात कैसे पता थी जो बाकी प्लेयर्स को नहीं पता।
उसी वक्त सिस्टम ने माइक को बताया कि उसे दुल्हन बेला को ढूंढना है। उसने सोचा कि बेला एक इंसानी नाम है, लेकिन उसे कागज की मूर्तियां बचाने की क्या जरूरत है और असली दुल्हन कहां हो सकती है। तब एलिस ने सुझाया कि कमरे की तलाशी ली जाए, शायद कहीं कोई हिडन मैकेनिज्म हो। वो कमरे के हर कोने में ढूंढने लगी, हर अलमारी और हर चीज को ध्यान से देखा। अचानक उसने कागज की दुल्हन की मूर्ति के ठीक पीछे रखे पलंग पर थपथपाया और महसूस किया कि यही वो चीज है जो उसे चाहिए थी। उसने माइक की तरफ मुड़कर कहा कि पलंग के बीच का हिस्सा अंदर से खाली है। उस पल माइक ने सोचा कि जब बूढ़े को झर दिया गया था तब सबसे पहले एलिस ने ही समझा था कि क्या हो रहा है, और अब उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक होशियार और बहादुर लड़की नहीं है, वो साफ तौर पर कुछ छुपा रही है। तभी जोश दुल्हन की मूर्ति के पास गया और उसे उठाया, क्योंकि वो उनके पलंग तक जाने के रास्ते में थी। माइक ने देखा कि जोश इतना लापरवाह था कि उसने उस कागजी मूर्ति को सीधे जमीन पर फेंक दिया। फिर तीनों पलंग के पास गए और उसे उठाने का फैसला किया। जब उन्होंने पलंग उठाया तो नीचे एक रास्ता था जहां एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी नीचे जाती थी। जोश झिझक रहा था, लेकिन माइक ने दृढ़ता से कहा कि उन्हें उतरना होगा। दोनों लड़कों ने मोमबत्तियां उठाईं ताकि रोशनी हो, फिर नीचे उतरे। जल्दी ही पता चला कि यहां सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई मोड़ नहीं। तीनों पुरानी भूमिगत सुरंगों से होते हुए आगे बढ़ते रहे। अचानक जोश को लगा कि उसने कुछ पर पैर रखा है। जब उसने नीचे देखा तो वो किसी का हाथ था। दहशत में उसने मोमबत्ती गिरा दी और जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। एलिस उसकी मदद के लिए आई, और जब उसने उसे उठाया तो दोनों को समझ आया कि वो असली हाथ नहीं था, बस ऊपर वाली मूर्तियों जैसा एक कागजी फिगर था। जब वो अगले रास्ते पर पहुंचे तो वहां और भी फिगर्स थे, कुल 6 हिस्से जो ऊपर वाली मूर्तियों से मेल खाते थे। जोश को समझ नहीं आया कि ये सब फिगर्स टुकड़ों में क्यों हैं, लेकिन माइक चुपचाप उन अजीब फिगर्स को देखता रहा और अचानक उसे कुछ समझ आया। उसने कहा कि ये फिगर्स उन्हीं लोगों से बेहद मिलते जुलते हैं। उसे पुराना एक रिवाज याद आया जिसमें किसी अमीर घराने की दुल्हन के साथ दहेज भेजा जाता था, जिसमें न सिर्फ गहने और तस्वीरें होती थीं बल्कि लोग भी। यानी गेम में आए 6 प्लेयर्स असल में इस घोस्ट वेडिंग का दहेज थे। दुल्हन असली नहीं थी, दुल्हन का कमरा नकली था और दहेज भी। और अगर माइक की सोच सही है तो असली कमरा नीचे है और ये फिगर्स बस उनके भविष्य का इशारा कर रहे हैं। फिर वो अचानक गलियारे में आगे भागा, कहा कि सोचने का वक्त नहीं है, उन्हें अभी दुल्हन को बचाना होगा, वरना बाहर रुके 3 प्लेयर्स मुसीबत में पड़ जाएंगे। सुरंग के एक हिस्से तक पहुंचने पर जॉश को अचानक आगे एक अजीब रोशनी दिखी। जल्दी ही तीनों के सामने एक लकड़ी का दरवाजा था जिसके दोनों तरफ दीवार पर 2 मोमबत्तियां जल रही थीं। बिना देर किए उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए। वहां दर्जनों मोमबत्तियों से घिरा एक ऑल्टर था। उसके बीच में एक लड़की लेटी थी, लाल शादी के जोड़े में, लाल कपड़े से ढकी हुई। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। उसका चेहरा ढका था और हाथ धीरे से पेट पर रखे थे। लेकिन जब एलिस ने उसके चेहरे पर से कपड़ा उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वो लड़की जिंदा है, सांस ले रही थी, बस बेहोश थी। माइक ने एलिस से पूछा कि क्या वो दुल्हन को जगा सकते हैं, लेकिन एलिस को यकीन नहीं था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी मदद कैसे की जाए। तभी माइक ने जोश की तरफ मुड़कर कहा कि लड़की को उठाने में मदद करे। दोनों ने मिलकर उसे ऑल्टर से उठाया, बहुत सावधानी से, ताकि उसे पत्थर की स्लैब से न लगे। अचानक माइक को कई लोगों के तेजी से उनके कमरे की तरफ आने की आवाजें आईं। जब लड़कों ने पलटकर देखा तो अमांडा और बूढ़ा आदमी कमरे में दौड़ते हुए आए, आंखों में आंसू भरे, गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे कि उन्हें बचाओ। माइक ने दहशत में पूछा कि उनके साथ क्या हुआ। अमांडा ने कहा कि वो लोग उन्हें मारने वाले हैं। सबके हाथों में कुदाल और हंसिये थे। जो भी सामने आया उस पर हमला कर दिया और अभी क्रिस्टोफर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही माइक ने तुरंत एलिस से कहा कि दुल्हन को लेकर चले और वो खुद बाहर जाकर देखेगा कि क्या हो रहा है। इसी दौरान बाहर कांटेदार हथियार लिए स्थानीय लोगों ने क्रिश्चियन को घेर लिया था और वो अकेला अपना बचाव कर रहा था। उसने अपने भूतिया सेवक को बुलाया जो भी हथियारबंद था और हमलावरों को चेताया कि एक और कदम बढ़ाया तो उसका भूतिया सेवक कार्रवाई करेगा। लेकिन लोगों ने उसकी नहीं सुनी और तुरंत हमला बोल दिया। भूतिया सेवक ने अपने हथियार से राक्षसी हमलावरों को पीछे धकेला, लेकिन उसी वक्त क्रिश्चियन को अपनी पीठ में एक अजीब दर्द महसूस हुआ और वो चीख पड़ा। माइक जो सब देख रहा था उसे समझ नहीं आया कि भूतिया सेवक ने अपने मालिक पर ही हमला क्यों किया, और उसने देखा कि क्रिस्टोफर की पीठ पर एक बड़ा जख्म उभर आया। तब माइक को समझ आया कि यही उस भूत की ताकत की कीमत है। सिस्टम ने उसे उस भूत के बारे में बताया। इसका नाम था फैंटम सर्वेंट ऑफ पेन। ये भूत दर्द से पैदा हुआ था और दर्द में ही जीता था। दूसरों को तड़पाने में उसे लुत्फ आता था। ये लंबे कैनवस से हमला करता था और हर बार प्लेयर को एक तय मात्रा में नुकसान पहुंचाता था। इसी बीच अमांडा सब कुछ देख रही थी।
क्रिस्टोफर अकेला उन सब हमलावरों से लड़ रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी भरी तारीफ का भाव आया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये आदमी सच में बेहद ताकतवर है। लेकिन माइक ने उसे बताया कि भूतिया सेवक का इस्तेमाल उसे बहुत महंगा पड़ रहा है और वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। फिर माइक बूढ़े के पास गया और पूछा कि जब वो उस घर में दाखिल हुए थे तो क्या उन्होंने आंगन देखा था और क्या कोई रास्ता मिला था। बूढ़े ने कहा कि हाँ, पश्चिम दिशा में एक नीची दीवार थी जिसे वो फांद सकते थे। ये सुनते ही माइक ने तुरंत सभी प्लेयर्स को बुलाया और कहा कि सबको पश्चिम की तरफ भागना होगा। लेकिन मेहमानों ने भी उनकी योजना सुन ली और उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। एक भूत तुरंत अमांडा की तरफ लपका जो वहां खड़ी उलझन में थी। उसी वक्त एलिस उसकी मदद के लिए आई। उस आदमी की तरफ झपटी और अपने पैर से उसके सीने पर वार किया। लेकिन जब वो एक राक्षस से निपट रही थी, दूसरा उसके पीछे से आ गया। एलिस ने बिना घबराए उस राक्षस का हाथ पूरी ताकत से पकड़ा और उसे अपने ऊपर से पार फेंक दिया। आखिर में उसे कमर के नीचे एक लात मारी, जिससे उसे गंभीर नुकसान पहुंचा। माइक और जोश उसे हैरानी से देख रहे थे। एलिस ने उनकी तरफ देखा और कहा कि वो वहां खंबे की तरह खड़े न रहें, बल्कि तेजी से एग्जिट की तरफ बढ़ें। इसके बाद सब फिर पश्चिम की तरफ भागे। लेकिन जल्दी ही देखा कि आगे राक्षसों की पूरी भीड़ खड़ी है। क्रिस्टोफर को नहीं पता था क्या करे। उसके भूतिया सेवक के सिर्फ 3 वार बचे थे। तभी मेन कैरेक्टर ने जेब से एक सुनहरा टेलिस्म निकाला और कहा कि इस हालत में उन्हें आखिरी हथियार आजमाना होगा। क्रिस्टोफर ने हैरानी से देखा। उसे समझ नहीं आया कि माइक के पास इतना ताकतवर टेलिस्मन कहां से आया। माइक ने उस टेलिस्मन के पुराने 3 हेवनली मास्टर्स को बुलाया और हुक्म दिया कि रात में घूमने वाली बुरी आत्माओं को जला दो। उसने 3 टेलिस्मन्स राक्षसों की तरफ उछाले और सबको भागने का इशारा किया। जैसी टेलिस्मन्स जमीन से लगे, उनके सामने की पूरी जगह आग की लपटों में घिर गई। लपटें हर दिशा में उठ रही थीं। आग की एक अभेद्य दीवार बन गई। राक्षसों के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो बच नहीं पाए और जलकर राख हो गए। क्रिस्टोफर ने जो बचा था उसे देखा और माइक से कहा कि अगर उसके पास और तालिस्मन्स हैं तो दोबारा इस्तेमाल करें। माइक ने कहा कि तालिस्मन बुरी आत्माओं को भगाता है और चूंकि ये लोग अभी भी इंसानी हैं, इसलिए आग उन्हें नहीं छुएगी। क्रिस्टोफर ने हैरानी से पूछा कि फिर उन्हें क्या करना चाहिए। माइक ने कहा कि पुराना प्लान ही सही है। फिर वो अचानक दीवार की तरफ दौड़ा और बोला कि अभी यहां से निकलना है। इसी दौरान बचे हुए राक्षस कांटेदार हथियार लेकर गांव में घूम रहे थे और अपने दुश्मनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त एक घास के ढेर से एलिस का हाथ बाहर निकला। वो राक्षसों के गुजरने का इंतजार कर रही थी ताकि सही वक्त पर हमला करे। वो और क्रिस्टोफर अपनी छुपने की जगह से निकले, राक्षसों की गर्दन पकड़ी और उन्हें निहत्था कर दिया। फिर उनके बेहोश जिस्मों को एक सुनसान जगह ले गए। जब वो वापस बाकी प्लेयर्स के पास उस खलिहान में पहुंचे जहां दुल्हन पहले से थी, एलिस ने कहा कि यहां के लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्दी निकलना होगा। जोश को समझ नहीं आया कि जाइए कहां। उनकी बाहों में एक बेहोश दुल्हन भी है। उसी वक्त माइक सोचने लगा कि दावत बर्बाद हो गई और दुल्हन बच गई, लेकिन सेरेमनी अभी खत्म नहीं हुई, यानी कुछ छूट गया है। तभी अमांडा ने खुशी से बताया कि दुल्हन शायद होश में आ गई है। जब सब उस लड़की के पास गए और पूछा कि वो ठीक है, माइक ने उससे पूछा कि क्या उसे अपना नाम याद है। लड़की के सिर में बहुत दर्द था, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया कि उसका नाम बेला है। फिर उसने उलझन में सबको देखा और पूछा कि वो कौन है। माइक ने कहा कि वो बस कुछ बदकिस्मत लोग हैं जो एक शादी की रस्म में फंस गए। फिर उसने बेला से पूछा कि क्या उसे घोस्ट मैरिज के बारे में कुछ पता है। बेला ने कहा कि वो पक्के से नहीं बता सकती, लेकिन उसे कुछ दिन पहले पकड़ा गया था। वो एक बग्घी में अपने लोगों के साथ जा रही थी जब कुछ आदमियों ने हमला किया। उसके साथ जो थे उन सबको मार दिया और सिर्फ उसे उठा ले गए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन सब में से सिर्फ उसे ही क्यों चुना गया। माइक ने उसे समझाया कि अगर इस सेरेमनी को खत्म नहीं किया तो यहां सबकी जान जाएगी और बेला का अंत भी अच्छा नहीं होगा। फिर वो उसकी तरफ झुका और उम्मीद के साथ दोबारा पूछा कि क्या उसे कुछ याद है। थोड़ा सोचने के बाद बेला के दिमाग में उसके साथ हुई कुछ पुरानी घटनाओं की तस्वीरें आईं। उसे याद आया कि 2 अधेड़ उम्र की औरतों ने उसकी बान्हें मरोड़ी, उसके कपड़े बदले और उसे एक अजीब जगह ले गईं। एक कमरा जो सेरेमोनियल बेड जैसा लग रहा था। कमरे के आखिरी सिरे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो किसी दूसरे आदमी से पूछ रहा था कि मंदिर का रास्ता साफ हुआ या नहीं। उसने जवाब दिया कि नहीं हुआ, लेकिन सेरेमोनी और टाली नहीं जा सकती। माइक ने जैसे ही मंदिर का जिक्र सुना, बेला से पूछा कि क्या उस मंदिर में अंडरवर्ल्ड की देवी की मूर्ति है। फिर वो उठा और बोला कि उसे लगता है कि वो जान गया है कि इस भूतिया सेरेमनी को कैसे खत्म किया जाए। उसने बाकी प्लेयर्स को बताया कि उन्हें उस मंदिर में जाना होगा जहां वो मूर्ति है। लेकिन जोश ये सुनकर दहशत में आ गया। वो जानता था
कि वो जगह भूतों से भरी पड़ी है और वहां से जिंदा निकलना बहुत मुश्किल होगा। तब माइक ने जेब से एक और टेलिस्म निकाला, इस बार नीला, और कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके पास पहले से हल है। वो एक इनविजिबिलिटी टेलिस्मन था। ये जिस्म को बदलकर अदृश्य और अश्राव्य बना देता था, साथ ही 5 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लोगों को भी, जब तक अगरबत्ती जलती रहे। माइक ने बताया कि अगर स्पेल के दौरान कोई किसी को छू ले तो वो तुरंत नजर आने लगेगा, इसीलिए बेहद सावधान रहना होगा। जैसे ही सब मंदिर से बाहर निकले, माइक ने टेलिस्मन एक्टिवेट किया और बताया कि उनके पास सिर्फ 3 स्टिक्स हैं, इसलिए जल्दी करनी होगी। कुछ देर बाद वो मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे। जोश ने एक राक्षस को देखा तो एक पेड़ के पीछे छुप गया और उसे हाथ हिलाकर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि राक्षस उन्हें सच में नहीं देख सकते, तो वो हैरान रह गया कि माइक इतना क्या कर सकता है। इसके बाद सब आराम से सीढ़ियां चढ़ते रहे, हर कदम पर राक्षसों से बचते हुए। जल्दी ही वो एक इमारत के सामने पहुंचे जिस पर लिखा था हॉल ऑफ एंसेस्टर्स। बिना सोचे माइक ने दरवाजा खोला और बाकी प्लेयर्स को अंदर जाने दिया, फिर खुद अंदर आया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया ताकि राक्षस पीछे ना सकें। जल्दी ही एलिस ने बताया कि हॉल के नीचे एक रास्ता है जो पहाड़ की चोटी तक जाता है। ये सुनते ही माइक का उत्साह जाग गया और उसने कहा कि उन्हें तुरंत वहां जाना होगा। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के बीचों बीच एक छोटे पेडेस्टल पर पड़ी। उस पर लाल रेशम का तकिया रखा था और उस पर एक नोटबुक। जब वो उसके पास गया तो देखा कि उस पर लिखा था विलेज क्रॉनिकल्स। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। नोटबुक में पुरानी घटनाओं का ब्यौरा था। उसमें एम्परर लॉन्ग के शासन के 17वें साल का जिक्र था। उस साल काली मूसलाधार बारिश ने धरती को ढक लिया था। फिर बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोग एक दूसरे को खाने लगे और बुरी आत्माएं धरती पर उतर आईं। नोटबुक पढ़ते ही सब सही जगह की तरफ चल पड़े। सीढ़ियां काफी ऊंची थीं, इसलिए माइक ने बेला की तरफ हाथ बढ़ाया। ऊंची सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसने बेला से पूछा कि उसे विलेज क्रॉनिकल्स में जिक्र की गई काली बारिश के बारे में कुछ पता है। बेला ने कहा कि इसका पक्का जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उस वक्त तरह तरह की अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि एम्परर नाराज था और उसने सबसे काबिल अफसरों को भी मरवा दिया, जिसकी वजह से आसमान भी नाराज हो गया और काली बारिश हुई। उसने ये भी सुना था कि गुआंगहू में भी वैसी ही बारिश हुई थी। तभी जोश उसके पीछे आया और मुंह बनाते हुए पूछने लगा कि क्या उसे लग रहा है कि पहाड़ पर मॉन्स्टर्स और भूतों की भरमार होगी। एलिस को उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने उसके सिर पर मारते हुए कहा कि बकवास बंद करे। उसी वक्त मैन कैरेक्टर की नजर पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पर खड़ी एक इमारत पर पड़ी। क्रॉनिकल्स के मुताबिक यही वो मंदिर था जिसने गांव को काली बारिश से बचाया था, लेकिन अंत में सभी गांव वाले राक्षस बन गए थे। बहरहाल उसी वक्त क्रिस्टोफर ने अचानक सबको रुकने को कहा। अमांडा ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ। क्रिस्टोफर ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया कि लगता है वो सही जगह आ गए हैं। जब सबने ऊपर देखा तो एक बेहद भयावह मंदिर उनके सामने खड़ा था। वो किसी इमारत से कम और नुकीले दांतों और ऊंचे सींगों वाले किसी राक्षस से ज्यादा लग रहा था। जैसे ही वो काफी करीब पहुंचे, मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और एक अनजानी डरावनी आभा बाहर आने लगी, जिसने सभी प्लेयर्स को वहीं ठिठका दिया। क्रिस्टोफर को जब समझ आया कि कुछ गड़बड़ है तो उसने कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर एक अजीब चोगे में लिपटा इंसान नमूदार हुआ, जो अनचाहे मेहमानों को देखते हुए अजीब आवाजें निकाल रहा था। माइक ने देखा कि उसका हाथ, जो किसी जानवर के पंजे जैसा था, दरवाजे के किनारे को छू रहा था। फिर वो राक्षस जैसा इंसान अपनी शैतानी मुस्कान के साथ बोला कि चूंकि वो यहां आने की हिम्मत करके आए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। क्रिस्टोफर ने सोचा कि देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत अपने भूतिया सेवक को बुला लिया। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अचानक उस स्प्रिट का विप पकड़ लिया और उसमें एक एक्सोर्सिस्ट की ताकत पहचानी। फिर उसने क्रिस्टोफर से पूछा कि क्या वो सच में किसी रीइंकार्नेशन सेक्ट से है। क्रिस्टोफर ने उसकी तरफ उंगली उठाई और कहा कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी उस बूढ़े ने 2 उंगलियां राक्षस की तरफ की और कहा कि वो इस स्प्रिट को एक वाइल्ड घोस्ट के रूप में पहचानता है। फिर उसने कहा कि वो उससे कोई नरमी नहीं बरतेगा। हाथ उठाया और एक काला गोला बनाया, जिसे उसने स्प्रिट की तरफ फेंका। स्प्रिट तुरंत उस गोले में खींचने लगा। माइक और एलिस दोनों दहशत में थे। उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये बूढ़ा एक ही वार में भूतिया सेवक को काबू कर सकता है। कुछ ही पलों में उसने उस स्प्रिट को पूरी तरह अपने अंदर समेट लिया। जब क्रिस्टोफर ने यह देखा तो वो घुटनों पर बैठ गया और उसका जिस्म डर से कांपने लगा। राक्षस ने कहा कि इतनी दुर्लभ स्प्रिट को अपने लिए लेना एक बड़ी किस्मत की बात है और मजाक में क्रिस्टोफर को इस मौके के लिए दुआ दी। क्रिस्टोफर घुटनों पर बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसके जिस्म से ताकत निकल रही है
और फिर वो एकदम जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह बेहोश। राक्षस की नजर अब बेला पर पड़ी। उसने कहा कि उसके कपड़ों से लग रहा है कि वो आज की घोस्ट वेडिंग की दुल्हन है। जब बेला को एहसास हुआ कि वो राक्षस उसे ही देख रहा है, वो भी घुटनों पर बैठ गई और डर और बेबसी में रोने लगी। जैसे ही उसने राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, वो हाथ हिलाकर गिड़गिड़ाने लगी कि उसे ना छुए, लेकिन राक्षस उसकी तरफ बढ़ता रहा। उसे घूरते हुए कहने लगा कि उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद है और हड्डियां जेड जैसी। इन बेवकूफों ने सच में एकदम सही दुल्हन ढूंढी है। घोस्ट मदर बहुत खुश होगी। तभी माइक बातचीत में आया और पूछा कि अंडरवर्ल्ड की देवी को अचानक दुल्हन की जरूरत क्यों पड़ी। जब बूढ़े को एहसास हुआ कि उसे बीच में रोका गया, तो उसने पागलों जैसी नजरों से माइक को देखा और पूछा कि उसे टोकने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन माइक जानता था कि डरना नहीं है, अभी उन्हें बस वक्त खींचना है। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो दुल्हन के साथ आए हैं और वैसे भी उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। राक्षस की नजर माइक के कपड़ों पर पड़ी। उसने कहा कि ये कपड़े कुछ अजीब हैं। फिर वो उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि चूंकि उसने उसे टोकने की जुर्रत की, उसकी मौत तय है। फिर वो उसके बिल्कुल करीब आया और डरावनी मुस्कान के साथ पूछा कि माइक समझता क्या है खुद को। माइक ने झूठी मुस्कान के साथ जेब से कुछ निकाला और कहा कि वो बस एक आवारा मुसाफिर है और रिवाज के मुताबिक अगर मौत का कारण नहीं पता तो मरने के बाद भटकती आत्मा बन जाते हैं, इसीलिए वो पूछने की हिम्मत करता है। राक्षस मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजरा और पूछा कि क्या वो स्प्रिट नहीं बनना चाहता और शादी के बारे में और जानना नहीं चाहता। फिर उसने कहा कि आज वो अच्छे मूड में है, इसलिए थोड़ा और बताएगा। उसने कहा कि असल में घोस्ट मदर को इस शादी की जरूरत नहीं थी और घोस्ट वेडिंग में दुल्हन की शादी वद्रा सादा से होती है। जो लोग दुल्हन के साथ आए हैं वो एक बलिदान की रस्म का हिस्सा हैं। इसके बाद उसने उनकी तरफ एक छड़ी, जो हड्डी जैसी लग रही थी, तानी और कहा कि चिंता न करें, वो ये पक्का करेगा कि उनमें से एक भटकती आत्मा भी न बचे। उसने घोस्ट को सीधे प्लेयर्स की तरफ भेजा और सब वहीं खड़े रह गए। उन्हें नहीं पता था क्या करें। राक्षस चौड़ी मुस्कान के साथ सब देख रहा था। उसे यकीन था कि जल्द ही उसके सामने लाशें होंगी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके पीछे से चमकदार रोशनी की किरणें निकलने लगीं, जो उसके किसी स्पेल का नतीजा नहीं थी। जब धुआं छोटा तो उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक विशाल आग का बाग खड़ा था, जिसने उसके सारे स्पेल्स को तोड़ दिया था और अब प्लेयर्स की हिफाजत कर रहा था। माइक सबके आगे खड़ा था। उसके हाथ में व्हाइट टाइगर की छोटी मूर्ति थी, जो तेज पीली रोशनी से जगमगा रही थी। जोश ये देखकर जमीन पर बैठ गया और राहत की सांस ली। वो तो मरने की तैयारी कर चुका था, लेकिन उसके दोस्त माइक ने उसे एक बार फिर बचा लिया। उसी वक्त सिस्टम ने माइक को बताया कि व्हाइट टाइगर की स्पिरिचुअल पावर रिकवरी अभी 85% है। इसके बाद माइक ने बाकी प्लेयर्स की तरफ मुड़कर कहा कि वो तुरंत निकलें। एक हमला रोकने में 15% स्पिरिचुअल पावर खर्च होती है और उसे वक्त खरीदना है। एलिस ने एक पल के लिए विरोध करना चाहा, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने रोक लिया खुद को और बाकी प्लेयर्स को अपने साथ बुलाते हुए कहा कि वो माइक के काम में दखल ना दें। उसी पल राक्षस उलझन में था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस लड़के के पास सच में एक स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड आर्टिफैक्ट है। वो एक मिड ग्रेड हथियार था, लेकिन उसे इस लड़के में कोई स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हुई थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। फिर उसने अपनी छड़ी माइक की तरफ तानी और पूछा कि वो असल में है कौन। माइक ने बस कंधे उचकाए और कहा कि वो एक आम मुसाफिर है और सुझाया कि राक्षस लड़ना छोड़े और बस बातें करे। लेकिन राक्षस को समझ नहीं आया कि ये लड़का उससे इस लहजे में कैसे बात कर सकता है और उसने एक नया स्पेल बुलाना शुरू किया। उसने अपनी छड़ी उसकी तरफ की और नीली आग की लपट जैसा एक भूत निकला। इस स्किल का नाम था घोस्ट फ्लेम। फिर उसने कई और फायर घोस्ट छोड़े और उन्हें माइक और बाग की तरफ भेजा, लेकिन माइक पहले ही एक बैरियर से खुद को ढक चुका था, जो राक्षस की एबिलिटीज को अंदर नहीं आने दे रही थी। ये देखकर बूढ़े के चेहरे पर एक चिढ़ी हुई मुस्कान आई। उसने कहा कि माइक बेकार में अपने हथियार पर भरोसा कर रहा है। जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होगी तो वो उसे जिंदा खाल उधेड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसी वक्त माइक को एहसास हुआ कि वो सच में बड़ी मुश्किल में है और उसे जल्दी कुछ सोचना होगा। बैरियर टूटने के बाद राक्षस उसे डेमनिक फायर से लगातार मारता रहा और माइक को बचते रहना पड़ा। जब राक्षस को लगा कि माइक के पास कोई बचाव नहीं बचा तो वो हंसा और पूछा कि अचानक व्यंग्य करना क्यों बंद कर दिया। माइक को समझ आया कि इस तरह बचते रहने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद पहल करनी होगी। उसने हाथ बढ़ाया और व्हाइट टाइगर को दोबारा बुलाया। आग का बाग उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ, फिर उसके ऊपर से छलांग लगाई और राक्षस पर हमला करने दौड़ा। बाघ ने उसे अपने ताकतवर पंजे से मारना चाहा,
लेकिन देखा कि राक्षस बैरियर से ढका है। ये देखकर बूढ़ा हंसा और बोला कि क्या माइक सच में सोचता था कि वो उसकी चाल का अंदाजा नहीं लगा पाएगा। स्पिरिचुअल पावर के बिना सिर्फ हथियार के दम पर वो सोल बैनर नहीं तोड़ सकता, चाहे बाघ की मदद हो या ना हो। उसने कहा कि वो वेंसफुल स्पिरिट्स की घोंसली फायर इस्तेमाल करके अपने मैजिकल वेपन्स को और मजबूत करेगा। लेकिन उसी वक्त किसी ने 3 तालिस्मन्स राक्षस की तरफ उछाले और उसकी बैरियर के पास 3 जबरदस्त धमाके हुए, जिसने उसे काफी हिला दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो सफेद बालों वाली लड़की एक तरफ खड़ी थी और उसके हाथ में कई तालिस्मन्स थे जो वो उसकी डिफेंसिव बैरियर पर फेंक रही थी। राक्षस ने बस एक तिरस्कारी मुस्कान दी और कहा कि वो अगली मरेगी। लेकिन उसी वक्त उसे पता नहीं चला कि उसकी बैरियर में एक दरार पड़ चुकी है। जब तक उसे एहसास हुआ कि उसका बचाव कमजोर पड़ रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी बैरियर टूट गई थी और व्हाइट टाइगर उस पर झपट रहा था। उसी पल माइक ने एलिस को हमले का इशारा दिया। जैसे ही उसने सुना, उसने 3 तालिस्मन्स और फेंके और बाघ ने भी अपनी पूरी ताकत उस अगले वार में लगा दी। कुछ ही देर में जहां राक्षस की बैरियर थी, वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और ब्लास्ट वेव ने पास खड़े सभी को पीछे धकेल दिया। आखिरी पल में राक्षस किसी तरह धमाके की जगह से कूदकर बच गया, लेकिन उसके सारे कपड़े तार तार हो गए। उसने दहशत में माइक को देखा और पूछा कि उसने ये क्या किया। माइक को जब समझ आया कि क्या हुआ, तो वो हैरानी से मुस्कुराया और बोला कि लगता है राक्षस की स्पिरिचुअल एनर्जी उससे पहले खत्म हो गई। बूढ़ा हंसा और बोला कि ये नामुमकिन है जब तक मां की मूर्ति सलामत है। लेकिन माइक ने उसकी बात का जवाब पहले ही सोच रखा था। उसने कहा कि वो जानता है कि जब तक घोस्ट मदर की मूर्ति सही सलामत है, स्पिरिचुअल पावर खत्म नहीं हो सकती। बूढ़े को यह सुनकर बेहद ताज्जुब हुआ कि इस लड़के को यह सब कैसे पता। दरअसल माइक ने एक किताब में पढ़ा था कि एम्परर लॉन्ग के शासन के 12वें साल में अचानक आई बाढ़ में मां की मूर्ति खो गई थी। 3 महीने तक तलाश हुई, लेकिन बेकार, और बेचारे लोगों को 30-30 कोड़े मारे गए। लेकिन जब मूर्ति वापस आई तो बहुत बड़ा अकाल पड़ा और गांव वाले एक एक कर मरने लगे। यानी पहले मूर्ति के बिना सिर्फ कोड़ों की सजा थी, मूर्ति वापस आने पर मौत। उसी वक्त मंदिर से एक बूढ़ा आदमी हाथों में मां की मूर्ति थामे चिल्लाता हुआ बाहर निकला। वो चिल्ला रहा था कि उसने काम पूरा कर दिया। राक्षस ने देखा कि उसके मंदिर में रखी उसकी रिलिक इस बेशर्मी से चुरा ली गई। गुस्से में वो बूढ़े की तरफ पलटा और उसका रास्ता रोकने लगा, लेकिन माइक और उसके व्हाइट टाइगर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वो बेचारे बूढ़े की ढाल बन गए। उसी पल राक्षस को दहशत से समझ आया कि ये सब इस वक्त उसे बस उलझाए हुए थे, जब तक बूढ़ा मूर्ति ढूंढता रहा। माइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने हर कदम पहले से सोचा था। उसने ये भी जोड़ा कि खलनायकों को डायरी नहीं लिखनी चाहिए और अपनी योजनाएं उजागर नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी कमजोरी ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। फिर उसने वही नोटबुक राक्षस के पांव के पास फेंकी, इशारा करते हुए कि उसी में वो सब था जो उनके प्लान के लिए चाहिए था। इसके बाद बाकी सभी प्लेयर्स उनके पास आ गए और जोश बेहद खुश था कि वो आखिरकार इस नफरती राक्षस से निपट पाएगा और काम पूरा होगा। सबकी नजर जमीन पर रखी घोस्ट मदर की मूर्ति पर पड़ी। माइक झुका और उसे हाथों में उठाया। उसी वक्त सिस्टम ने बताया कि मिशन पूरा हो गया और घोस्ट वेडिंग खत्म हो गई। ये सुनकर बूढ़े को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि ये सच में हो रहा है और वो आखिरकार यहां से निकल सकते हैं। माइक उसके पास गया और उसे उठाते हुए कहा कि उसने भी वो अलर्ट देखा है। सच में सब खत्म हो गया। अमांडा को भी नोटिफिकेशन आई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो अचानक रोने लगी। जोश उसके पास आया और पूछा कि रो क्यों रही है। न कोई जख्मी हुआ, न कोई मरा। लेकिन एलिस ने उसे खतरनाक नजरों से देखा, इशारा करते हुए कि बेवकूफी भरे सवाल न पूछे। जोश को उस लड़की की हाल की मार याद थी। उसने बेबसी से हाथ उठाए और चुप रहने का फैसला किया। फिर सबका ध्यान क्रिस्टोफर की तरफ गया, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। एलिस ने माइक को बताया कि उसके वाइटल साइंस स्टेबल हैं, वो बस बेहोश है। उसी पल माइक ने सबको जोर से बताया कि गेम खत्म हो गया। उसे नहीं पता था कि वो यहां कितनी देर और रहेंगे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि ज्यादा नहीं। एलिस ने जवाब दिया कि अनुमान के मुताबिक 5 से 15 मिनट में बचे हुए प्लेयर्स को स्टार्टिंग एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। माइक ने शक भरी नजरों से उसे देखा और पूछा कि उसे ये कैसे पता। एलिस ने जवाब दिया कि उसके पास बाकियों से ज्यादा राज है। तभी सबकी नजर बेला पर पड़ी, जो उनसे पीठ फेरकर मंदिर के सामने जंगल को रहस्यमयी निगाहों से देख रही थी। एलिस उसके पास गई और पूछा कि उसकी क्या योजना है, वो क्या करेगी। बेला ने हैरानी से सबकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो सच में जा रहे हैं। लेकिन उसी वक्त जंगल से कुछ अजीब आवाजें आईं, जैसे घोड़ों के टापों की। जब प्लेयर्स उस आवाज की तरफ मुड़े
तो देखा कि कवच पहने घोड़ों पर सवार कई योद्धा जंगल से निकलकर उनकी तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक उनके सामने रुका और उसका घोड़ा पिछले पांवों पर खड़ा हो गया। माइक तुरंत बाकी सबके आगे आ गया, उनकी ढाल बनते हुए, क्योंकि उसे लड़ाई की आशंका थी। लेकिन तभी बेला आगे बढ़ी और उन सवारों को बेनेफैक्टर्स कहकर रुकने को कहा और बताया कि ये लोग उसके अपने हैं। उसने कहा कि वो ठीक है और पूछा कि क्या वो उसके पिता के हुक्म पर आए हैं। तब एक सवार घोड़े से उतरा और यंग लेडी को सलाम किया, अपना परिचय लेपर्ड कैवलरी के एक योद्धा के रूप में दिया। उसने देर से पहुंचने के लिए माफी मांगी और कहा कि ये मौत के काबिल गुनाह है। उस पल माइक के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आई। उसे लगा कि बेला की जिंदगी के बारे में अब चिंता करने की जरूरत नहीं। अचानक उसे वही इंटरफेरेंस महसूस हुई जो यहां आने से पहले हुई थी, बाकी प्लेयर्स को भी। और एलिस के जाने से पहले उसने बेला को अलविदा कहा, बोली कि यहीं पर उनकी राहें अलग होती हैं। 6 रोशनी की किरणें जमीन पर गिरीं और हर प्लेयर को अपने साथ ले गईं। बेला बस देखती रह गई। कैवलरी के एक आदमी ने उससे पूछा कि ये लोग कौन थे। अब तो उनका कोई निशान भी नहीं बचा। बेला ने जवाब दिया कि उसे उनके नाम पूछने का मौका भी नहीं मिला। तभी सिस्टम ने माइक को बताया कि उसे 14,500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले हैं और स्टोर में स्पेशल आइटम्स खरीदने की एबिलिटी अनलॉक हो गई है। माइक ने सोचा कि स्टोर अगले टास्क तक खुला रहेगा और वो सब एक्सप्लोर कर सकेगा। लेकिन जब उसने अपने इनाम की रकम देखी तो समझ आया कि ये स्टोर में इस्तेमाल हुई चीजों की भरपाई के लिए भी काफी हुई नहीं है। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ मेन मिशंस करते रहने से कई गेम्स लगेंगे एक आइटम के बदले पॉइंट्स एक्सचेंज करने में। और अब उसे समझ आया कि उस वक्त क्रिस्टोफर ने दखल क्यों नहीं दिया था। लेकिन माइक की हालत अलग थी। उसके पास पॉइंट्स की कमी नहीं थी, बल्कि स्टोर का सामान चाहिए था। जब सिस्टम ने उसे रियल वर्ल्ड में वापस जाने का विकल्प दिया तो उसने हाँ कर दी। अगले ही पल वो अपने अपार्टमेंट में था, ठीक उसी जगह जहां से सिस्टम उसे गेम में ले गया था। उसने अपने जिस्म और कपड़ों को छुआ, सब ठीक था और वो वहीं वापस आ गया था जहां से शुरू हुआ था। लगता था रियल वर्ल्ड में बस कुछ मिनट ही गुजरे थे। लेकिन उसी वक्त मेन कैरेक्टर को बहुत तेज चक्कर आया और सामने का दृश्य घूमने लगा। उसने सोचा कि सोना होगा और बाकी सब कल देखेगा। वो अपने बिस्तर पर गिरा और पलक झपकते ही नींद आ गई। सुबह मेन कैरेक्टर किसी तरह उठ पाया क्योंकि कोई दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटा रहा था। माइक को बहुत बुरा लग रहा था, सिर घूम रहा था जैसे किसी बहुत भारी हैंगओवर से उठा हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। समझ नहीं आया कि इतनी सुबह कौन आ सकता है। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एलिस खड़ी थी। उसने खुद को ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो की एम्प्लॉय बताया और कुछ मामलों की जांच में उसके सहयोग की मांग की। उसी वक्त माइक को ख्याल आया कि गेम से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो था। फिर उसने पूछा कि क्या वो गेम में बिना किसी वजह के नहीं आई थी और क्या अब सुबह सुबह सच में उसके अपार्टमेंट आ गई है। उसे यह भी जानना था कि उन्हें उसका पता कहां से मिला। एलिस ने समझाया कि ओरिजिनल सिन प्लेयर्स को रैंडमली चुनता है और उनकी मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी। जैसे ही वो दूसरे सवाल का जवाब देने वाली थी, उसने कोने में झांक कर देखा, एक आदमी बंदूक लिए तैयार खड़ा था। फिर उसने कहा कि अगर माइक उनके साथ सहयोग करे तो उसे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। जब माइक को एहसास हुआ कि वो एक हथियारबंद आदमी के निशाने पर है, उसने पूछा कि ये मामला जिसका जिक्र हो रहा है, क्या ये लोगों की हत्याओं या उन पर प्रयोगों से जुड़ा है। लेकिन एलिस ने जवाब दिया कि हर प्लेयर कीमती है, इसलिए इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं और जब तक माइक उनके साथ सहयोग करेगा उसकी पर्सनल सेफ्टी को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन माइक को समझ नहीं आया कि फिर उसके अपार्टमेंट के कोने में बंदूक लिए आदमी क्यों छुपा है। एलिस उसके पास आई और गंभीर लहजे में कहा कि जब तक वो उनके साथ सहयोग करेगा उसकी सेफ्टी को कोई खतरा नहीं। फिर उसने उंगलियां चटकाईं। इशारे पर उस सिपाही ने अपनी बंदूक रीलोड की और हर पल गोली चलाने को तैयार हो गया। माइक को समझ आया कि उसके पास कोई चारा नहीं। उसने हाथ उठाए और कहा कि वो सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन कपड़े बदलने का वक्त चाहिए क्योंकि गेम के बाद उसके कपड़े काफी गंदे हो गए हैं। एलिस ने कहा कि उनके पास 15 मिनट हैं। थोड़ी देर बाद माइक ने कैजुअल कपड़े पहने और बाहर निकला जहां उसके लिए गाड़ी खड़ी थी। एलिस ड्राइव कर रही थी और माइक को देखते ही उसने फौरन कहा कि गाड़ी में बैठे। फिर वो 2 और सर्विस कार्स के साथ मंजिल की तरफ रवाना हुए। एलिस ने बताया कि कल का मिशन सबसे मुश्किल कैटेगरी में था और वो इसलिए बचे क्योंकि माइक था। उसने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को कल वो नहीं मिला था और सटीक बात करें तो उसकी पहचान के बारे में। ये जानकारी सिर्फ उसके जितनी क्लियरेंस वाला ही उसे दे सकता है। फिर उसने एक्सेलरेटर दबाया और सभी गाड़ियां और तेज हो गईं। जल्दी ही वो सही जगह पहुंच गए। एक ऊंची इमारत थी जो किसी यूनिवर्सिटी या बड़े सरकारी दफ्तर जैसी लग रही थी। जैसे ही वो चेक पॉइंट पर पहुंचे, एक सिपाही तुरंत आया
और एलिस से पहचान पत्र मांगा। एलिस ने कागज दिखाया और उसने एक खास डिवाइस से स्कैन किया। सिस्टम ने बताया कि ग्रुप की लीडर एलिस उनके सामने है और वेरिफिकेशन पास हो गई। सिपाही ने तुरंत हेडक्वार्टर्स की मैनेजर का स्वागत किया और उन्हें अंदर जाने दिया। इसके बाद वो सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए। माइक ने पूछा कि उसे यहां क्यों लाया गया है, लेकिन एलिस ने कहा कि वो जल्दी ही सब खुद समझ आएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और मेन कैरेक्टर के सामने डॉक्टर के कोट में एक आदमी था जो उसका जान पहचान का लग रहा था। उस आदमी ने माइक को मीठी मुस्कान दी और कहा कि बहुत दिन बाद मिले। वो अंकल बेंजामिन निकला, माइक का रिश्तेदार और साथ ही एक मशहूर फोकलोरिस्ट, हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम एम्प्लॉय। बेंजामिन ने बताया कि वो इस वक्त रिसर्च में लगा था क्योंकि वो भी माइक की तरह एक प्लेयर है, लेकिन उम्र का असर दिखने लगा है। एलिस माइक के पास आई और बोली कि प्रोफेसर बेंजामिन ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च ग्रुप के सबसे अहम और मुख्य मेंबर हैं और ब्यूरो के ऑनरी डिप्टी डायरेक्टर्स में से एक। लेकिन बेंजामिन ने कहा कि अगर फिलिप और उनकी पत्नी गायब न हुए होते तो ये पद उन तक न पहुंचता। माइक ने अपने पिता का नाम सुनते ही तुरंत उठकर पूछा कि क्या उसके माँ बाप भी ब्यूरो में काम करते थे। बेंजामिन ने धीरे से सांस ली और कहा कि माइक को सच में कुछ भी नहीं पता। उसने बताया कि फिलिप और उनकी पत्नी सेलेना इस सिक्योरिटी ब्यूरो के संस्थापक और सबसे पुराने मेंबर्स हैं। उन्होंने सबसे पहले अनोमलीज की खोज की और ओरिजिनल सिन के आने की भविष्यवाणी की, लेकिन बदकिस्मती से आसमान हमेशा सबसे अच्छे लोगों को पहले उठा लेता है। वो बच नहीं पाए। माइक ने पूछा कि क्या उसके माँ बाप किसी कार एक्सीडेंट में मारे गए, और अब उसे सबसे ज्यादा ये जानना था कि उनके साथ क्या हुआ और क्या वो जिंदा हैं। बेंजामिन सब बताना चाहता था, लेकिन एलिस ने उसे रोका। कहा कि वो ये नहीं बता सकता क्योंकि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। माइक बहुत नाराज हुआ। उसने पूछा कि वो अपने माँ बाप की जिंदगी के बारे में क्यों नहीं जान सकता। तब एलिस ने उसकी तरफ एक फोल्डर बढ़ाया और कहा कि फिर उसे एक एग्रीमेंट साइन करना होगा और ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना होगा। जब मेन कैरेक्टर ने वो डॉक्यूमेंट देखा तो उसमें डरावनी तस्वीरें और लिखित ब्यौरे थे कि कैसे मॉन्स्टर्स ने इंसानी दुनिया पर हमला किया और तबाही मचाई। एलिस ने कहा कि वो चाहती है कि माइक एक बात समझे। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का मतलब है कि वो डिस्टॉर्शंस के खिलाफ इस लड़ाई का हिस्सा बनेगा और उसे अजीब घटनाओं, पागलपन और शायद मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। माइक ने डॉक्यूमेंट में देखा कि वो जानबूझकर किसी को ऐसी मिशन पर नहीं भेजते जहां से वापसी ना हो। एलिस ने कहा कि जैसा उसने पहले कहा, हर प्लेयर उनके लिए कीमती है और वो किसी को जानबूझकर कुर्बान नहीं करेंगे, सिवाय उस हालत के जब वो कुर्बानी एक जान लेकर उससे ज्यादा जाने बचा सके। ये सुनते ही माइक ने सही जगह साइन किया और कहा कि इस हालत में वो पूरी सच्चाई जरूर जानेगा। इसी दौरान दूसरे कमरे में दो आदमी सब देख रहे थे। सोफे पर बैठे आदमी ने दूसरे से पूछा कि वो इस लड़के के बारे में क्या सोचता है। आंख पर निशान वाले आदमी ने कहा कि ये लड़का बहुत जल्दबाज, आत्मविश्वासी, गर्म मिजाज और घमंडी है, लेकिन उसके साथी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये उल्टा अच्छी बात है। फिर वो स्विच के पास गया क्योंकि बिना रोशनी के काफी अंधेरा था। उन्हें बताया गया कि उन दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, एक शक के लिए और दूसरा यकीन के लिए। इसी बीच बेंजामिन ने माइक का कॉन्ट्रैक्ट लिया और कहा कि साइन करने के बाद वो उन्हीं में से एक है, लेकिन उसके पास अपने 2 प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए उसकी ट्रेनिंग एलिस संभालेगी। फिर वो कमरे से निकल गया और माइक और एलिस अकेले रह गए। माइक उलझन में था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और कहां से शुरू करे। एलिस अपनी जगह से उठी और बोली कि वो ह्यूमन सिक्योरिटी ब्यूरो के स्पेशल एनालिसिस ग्रुप की पूर्व प्रमुख थी और अब सेकंड स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की प्रमुख है। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और माइक ने सोचा कि उसे भी अपना परिचय देना चाहिए, लेकिन एलिस ने कहा कि वो उसका नाम पहले से जानती है और ये भी कि वो 20 साल का है और बेरोजगार है। उसकी फाइल में लिखा था कि वो ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापकों का बेटा है, अपना यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट छोड़ चुका है, किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है और उसके ओरिएंटेशन को लेकर कुछ संदेह भी हैं। उस पल माइक का दिल चाहा कि दीवार से सिर मार ले ताकि इस लड़की की खोदी हुई बातें सुनना बंद हो जाए। एलिस ने कहा कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और अब तक तो उसे समझ आ जाना चाहिए। ब्यूरो एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर असाधारण घटना की जांच करती है। ओरिजिनल सिन भी इसी में आता है। माइक ने पूछा कि क्या ओरिजिनल सिन के अलावा और भी अनोमेलस घटनाएं हैं। एलिस ने उसे एक फोल्डर दिया और बताया कि ऐसी घटनाएं उसकी सोच से कहीं ज्यादा हैं। जब उसने फोल्डर खोला तो अलग अलग तारीखें थीं जिनमें हर घटना का अपना नाम था। एलिस ने बताया कि पहले ये असामान्य घटनाएं किसी रहस्यमयी आग की गुफा से फूटती थीं और उन्हें दोबारा होने से रोकना जरूरी था, लेकिन अब उस गुफा से मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए हैं और इन्हीं में से एक घटना ओरिजिनल सिन से जुड़ी है। माइक ने कहा कि शायद गेम के आने के बाद
बाकी अनोमलीज गायब हो गई होंगी। लेकिन एलिस ने कहा कि ये पूरी तरह सच नहीं है। उसके पिता की रिसर्च के मुताबिक वो सब छोटी छोटी दुनियाएं बन गईं। वो ब्लैक होल्स की तरह काम करती हैं। जब कोई बहुत बड़ी एनोमली आती है तो बाकी सब उसमें समा जाती हैं। इसके बाद एलिस उठी और कहा कि ओरिजिनल सिन और उससे जुड़ी घटनाओं से निपटना ही अब उनके काम का मुख्य हिस्सा है। फिर उसने एक बटन दबाया और दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड उतर आया, जिस पर एलिस ने सब कुछ साफ तरीके से समझाया। उसने कहा कि डेरिवेटिव इंसिडेंट्स की दो कैटेगरीज हैं। पहली, आउट ऑफ कंट्रोल प्लेयर्स। ये लोग अचानक ताकतवर पावर्स हासिल कर लेते हैं और कुछ बुराई करने लगते हैं। ब्यूरो ऐसे लोगों पर नजर रखती है और उन्हें रोकती है। माइक को दूसरी कैटेगरी जाननी थी। एलिस ने बताया कि दूसरी टाइप की डेरिवेटिव इंसिडेंट्स को डंजन्स कहते हैं। उसने साफ किया कि इसका मतलब गेम के मिशंस वाले डंजन्स नहीं है, बल्कि वो डंजन्स जो रियल दुनिया में प्रकट हो जाते हैं। माइक बेहद हैरान हुआ। उसे नहीं पता था कि ये उनकी दुनिया में भी आ सकते हैं। एलिस ने कहा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा था, मिशन फेल होने पर गंभीर नतीजे। उसी वक्त माइक को ऑल्टर के पास लाशों के ढेर की वो तस्वीर याद आई जो दिखाती थी कि गेम खत्म हो गया। जैसा निकला, जब सारे प्लेयर्स खत्म हो जाते हैं तो मिशन फेल माना जाता है और रियल दुनिया में एक डंजियन प्रकट हो जाता है। एलिस ने कहा कि यही दूसरी समस्या है जिसे उन्हें सुलझाना है। माइक ने सोचा कि यही होता अगर मिशन फेल होता, लेकिन समझ नहीं आया कि उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना था। एलिस ने उसे चिंता न करने को कहा और बताया कि डंजन से आमतौर पर पुराने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स निपटते हैं। फिर उसने उसे एक सूटकेस दिया। बोली कि ये उसका इंट्रोडक्टरी लगेज है। जब माइक ने खोला तो अंदर कई चीजें थीं, एक बंदूक और एक फोन। हथियार देखकर वो बेहद हैरान हुआ। एलिस ने बंदूक हाथ में ली, उसमें क्लिप लगाई और दिखाया कि ये कैसे काम करती है। बोली कि माइक के पास पहले से गन लाइसेंस है और वो उसे इस्तेमाल करना सिखाएगी। फिर उसने बंदूक माइक की तरफ फेंकी। माइक ने मुश्किल से पकड़ी, डर रहा था कि गिरकर अपने आप न चल जाए। एलिस ने समझाया कि हथियार ऐसे ही नहीं दिए जाते, सिर्फ भरोसेमंद लोगों को मिलते हैं, और अगर उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया तो ब्यूरो आसानी से उससे छुटकारा पा सकती है। फिर उसने एक मोबाइल फोन फेंका। बताया कि यह सैटेलाइट सिग्नल सपोर्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन की सभी असाइनमेंट्स और कम्युनिकेशंस इसी पर आएंगी। इसके बाद उसने एक वॉचरिस्ट निकाली और बताया कि इसमें एक स्पेशल डिटेक्टर लगा है। जब कुछ असामान्य डिटेक्ट होगा तो वॉच पर एक इंडिकेटर जलेगा। कुल 6 रंग हैं, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, रेड एंड व्हाइट। स्केल पर जितना नीचे उतना ज्यादा खतरा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और माइक तुरंत पलट गया। आंख पर निशान वाला वही आदमी कमरे में आया और अंदर मौजूद लोगों को गंभीर नजरों से देखा। एलिस थोड़ी हैरान हुई और डिप्टी से पूछा कि वो यहां क्यों है। उसका नाम थॉमस था, ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर और इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने वाले स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का प्रमुख। उसके हाथ में एक टैबलेट था। उसने एलिस से पूछा कि ट्रेनिंग में और कितना वक्त लगेगा। एलिस ने जवाब दिया कि मुख्य बातें हो चुकी हैं, बस शूटिंग रेंज पर प्रैक्टिस बाकी है। लेकिन थॉमस ने कागजात सामने रख दिए और कहा कि वो बाद में भी हो सकता है, अभी एक अर्जेंट टास्क है। फिर उसने माइक को भी एक कॉपी दी ताकि वो पढ़ सके। उसमें लिखा था कि मिशन का कोड नेम था केबिन इन डकास्ट वुड्स। ये एक अनकंट्रोल्ड नाइट रैंक डंजियन था। ये देखते ही एलिस तुरंत नाराज हो गई और बोली कि माइक ने सिर्फ एक मिशन पूरा किया है, इतनी जल्दी इतना बड़ा खतरा उठाना सही नहीं। लेकिन थॉमस ने कहा कि वो कोई आपत्ति नहीं सुनेगा, या तो माइक मिशन पर जाए या मना कर दे। तब माइक ने उससे पूछा कि अगर वो मना करे तो नतीजा क्या होगा। थॉमस ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं होगा, बस उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा, ब्यूरो की सारी यादें मिटा दी जाएंगी और उसे वापस भेज दिया जाएगा। उस पल माइक ने सोचा कि मना करने का मतलब है एंट्रेंस टेस्ट और ताकत के प्रदर्शन दोनों में फेल होना, और सबसे बड़ी बात, वो अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं जान पाएगा। उसने झटपट फैसला किया, वो अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहता है। वो अपनी जगह से उठा और बोला कि वो टास्क स्वीकार करता है। थॉमस ने कहा कि उसे एनालिटिक्स डिपार्टमेंट से और जानकारी मिलेगी। फिर वो निकल गया। जैसे ही माइक एलिस के साथ अकेला रहा, उसने कहा कि उसे लगा डिप्टी चीफ उससे थोड़ा सतर्क है। एलिस ने जवाब दिया कि ब्यूरो आमतौर पर उन प्लेयर्स को नहीं रखती जिन्होंने सिर्फ एक बार गेम खेला हो, क्योंकि वो मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं और अगले गेम्स में उनके मरने की संभावना ज्यादा होती है। उसने बताया कि प्रोफेसर बेंजामिन और कुछ दूसरे स्टाफ मेंबर्स ने रात भर माइक की रिज्यूमे उनके बॉस के लिए तैयार की थी, और डिप्टी रूल्स का आदमी है। उस पल माइक को समझ आया कि उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो कनेक्शंस से यहां आया हो, और उसे लगा कि वो एलिस पर बोझ बन गया है। लेकिन एलिस ने कहा कि वो ज्यादा सोच रहा है, ये टास्क पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। फिर उसने अपने कान में लगा एक छोटा ईयर पीस दिखाया।
और कहा कि वो भी हेडसेट लगाए जिसके जरिए रिकॉग्निशन टीम उससे कांटेक्ट करेगी। उसने कहा कि इस टास्क को हल्के में ना ले। एक डंजियन को रोकना आमतौर पर किसी ऐसे न्यूबी के बस की बात नहीं जिसने सिर्फ एक बार गेम खेला हो। माइक ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो जानबूझकर किसी को मौत की तरफ नहीं भेजते। फिर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और बोला कि डिप्टी सच में रूल्स का आदमी है। इसके बाद दोनों कमरे से निकले और बाहर आ गए। एलिस तुरंत गाड़ी में बैठ गई और माइक को भी बैठने को कहा। फिर उसने हेडसेट लगाने को दोबारा कहा और ईयरपीस के दूसरे सिरे पर बोली कि वो एलिस है और केबिन इन डवर्टीड वुड्स के बारे में और एनालिसिस चाहिए। दूसरी तरफ से बताया गया कि एप्लीकेशन रिव्यू हो रही है और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्शन बन रहा है। जल्दी ही एक असिस्टेंट रिप्रेजेंटेटिव लाइन पर आई। उसने अपना परिचय जूलिया के रूप में दिया और बताया कि वो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट देगी। उसने कहा कि जंगल की वो झोपड़ी 36 घंटे पहले प्रकट हुई। कंटामिनेशन का दायरा 1200 मीटर है। इलाका अभी बंद है। फिलहाल टेम्परेरी टीम में 3 लोग हैं, टीम लीडर लुकास, ग्रुप मेंबर्स एलिस एंड माइक। यही है केबिन इन द वुड्स के बारे में सारी जानकारी। एलिस ने सुनकर कहा कि अब उसके कोई सवाल नहीं है। माइक को जब पता चला कि टीम का लीडर एक वेटरन होगा तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया। उसने कहा कि लगता है डिप्टी बस ये टेस्ट करना चाहता था कि उसमें ये टास्क लेने की हिम्मत है या नहीं। लेकिन एलिस ने कहा कि लुकास एक ऐसा इंसान है जिससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। माइक ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने जवाब दिया कि जब उसे मिलेगा तो खुद पता चल जाएगा। कुछ देर बाद वो सही जगह पहुंचे और उन्हें लंबे काले चोगे में एक आदमी मिला जो बेहद बीमार था और जोर जोर से उल्टियां कर रहा था। माइक पहले तो बहुत हैरान हुआ जब उसे एहसास हुआ कि यही वेटर्न उनके सामने है। जैसा निकला यही लुकास था। वो 29 साल का था, हेवनली मास्टर्स पैलेस को छोड़ चुका एक शिष्य। उसने 5 बार गेम जीता था, लेकिन शराब की लत की वजह से टास्क कंप्लीशन की दर बेहद कम थी। एलिस ने कहा कि अब उसे समझ आना चाहिए कि लुकास पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता। फिर उसने अपने पीछे खड़े सिपाहियों को बर्फ के पानी की बाल्टी लाने को कहा और बिना देर किए लुकास के चेहरे पर पूरी बाल्टी उंडेल दी। ठंडे पानी से आदमी एकदम उछल पड़ा और पूछने लगा कि क्या हो रहा है और बारिश क्यों आ रही है। अचानक उसे ब्लूबर्ड की आवाज सुनाई दी और वो चैन से वापस जमीन पर लेट गया। बोला कि वो अभी भी सो रहा होगा, वरना ब्लूबर्ड दिखने का कोई और तरीका नहीं। ये सुनकर एलिस ने माथे पर उंगलियां दबाईं और सिपाहियों को कहा कि कुछ और बाल्टियां डालें और अगर फिर भी होश ना आए तो कुछ लोगों को बुलाकर उसे यहां से हटा दें। जब सब तैयार हो गए तो उसने सिपाही को घटनास्थल की तरफ चलने को कहा। रास्ते में माइक ने पूछा कि लुकास ने उसे ब्लूबर्ड क्यों कहा। एलिस ने बताया कि ये उसका पुराना कोट नेम था, तो इंटेलिजेंस की जानकारी को उस किलर व्हेल की तरह लो जिसका नाम जूलिया है। इसी दौरान एक सिपाही सही जगह पहुंचा और एलिस और माइक को सामने की इमारत की तरफ इशारा किया। जैसे जैसे वो करीब गए उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो किसी पुराने महल जैसी लगती थी, लेकिन उससे एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी। माइक ने समझने की कोशिश की कि उसे क्या महसूस हो रहा है। उसे लगा जैसे अंधेरा हो या कोई एनोमली, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आया कि ये असंतुलन का एहसास था, जैसे रियलिटी के टुकड़े एक दूसरे में दब रहे हों। और इसका मतलब था कि यहां एक आउट ऑफ कंट्रोल डंजियन भी है। अचानक उसकी वॉच पर नोटिफिकेशन आई। तभी सबके मन में सवाल उठा कि क्या एनोमली डंजियन से बाहर निकल आई है। लेकिन एलिस ने कहा कि ये एनोमली नहीं बल्कि एक डिस्टॉर्शन है और सबको प्रोटेक्टिव सूट्स पहनने का हुक्म दिया। फिर उसने किलर व्हेल से कहा कि उनकी लोकेशन डिटरमाइन करे ताकि पता चले कि डिस्टॉर्शन फैल रही है या नहीं। माइक को समझ नहीं आया कि डिस्टॉर्शन क्या होती है और उसे ये इक्विपमेंट क्यों पहननी है। एलिस ने कहा कि ये टेंशन जरूरी नहीं था और वो चाहती थी कि फायर आर्म ट्रेनिंग के बाद ये सिखाए, लेकिन रियल एक्सपीरियंस से वो खुद समझ जाएगा। उसने बताया कि एनोमी एक जनरल टर्म है हर तरह की सुपरनैचुरल चीजों के लिए, जिसमें मॉन्स्टर्स, टेरेन और रूल्स शामिल हैं, और डिस्टॉर्शंस असामान्य अपेंडिजेस हैं, किसी वायरस या रेडिएशन जैसे। ये आम लोगों को इन्फेक्ट करती हैं, उन्हें डिस्टॉर्ट करती हैं और मॉन्स्टर्स में बदल देती हैं। प्रोटेक्टिव सूट इसके फैलने की रफ्तार को धीमा कर सकता है। माइक ने सोचा कि तो फिर उन्हें सूट की जरूरत क्यों नहीं जब एनोमलीज आम लोगों को डिस्टॉर्ट कर रही हैं। अचानक उसे खुद ही जवाब मिला, उन्हें सूट की जरूरत नहीं क्योंकि वो प्लेयर्स हैं। उसे एहसास हुआ कि वो पहले से सबसे बड़ी एनोमोलस डिस्टॉर्टन से गुजर चुके हैं, इसलिए सूट बेकार है। इसी दौरान किलर व्हेल ने एलिस को बताया कि कंपैरेटिव कैलकुलेशंस के मुताबिक टारगेट की डिस्टॉर्शन का दायरा 2 घंटों में 50 मीटर बढ़ गया है और आगे और फैलने के आसार हैं। एलिस ने कहा कि डिस्टॉर्शन की स्केल तेजी से बढ़ रही है, यानी खतरे का लेवल भी ऊंचा हो गया है।
उसने जूलिया से पूछा कि रिसोर्सेज जल्दी मोबिलाइज करने में कितना वक्त लगेगा। जूलिया ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। शहर में स्टैंड बाय पर कोई स्पेशल ऑपरेशंस ऑफिसर नहीं बचा। पास का गांव 800 मीटर दूर है। एलिस ने कहा कि पहले इवैक्यूएशन को प्रायोरिटी दो, फिर सपोर्ट के लिए अप्लाई करो। यह सुनकर माइक ने कहा कि एलिस को चिंता करने की जरूरत नहीं, वो हालात संभाल सकता है। लुकास के पहुंचने के बाद एलिस ने बताया कि वो झोपड़ी नाइट लेवल की कैटेगरी में है, यानी कम से कम एक या उससे ज्यादा सुपरनैचुरल फेनोमेना या रूल्स हो सकते हैं और इसे हल्के में नहीं लेना है। उसने कहा कि उनका मकसद जांच करना है और खतरा बढ़ने पर हर वक्त इवैक्यूएट करने के लिए तैयार रहना है, साथ में रहना है, अलग नहीं होना। फिर वो अकेले इमारत में दाखिल हुई। सोचा कि बाकी पीछे आ जाएंगे, लेकिन जब पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। माइक और लुकास ने जब दरवाजे से झांका तो एलिस वहां थी ही नहीं। सामने बस एक खाली गलियारा था। दोनों बेहद हैरान थे। उनका साथी सचमुच इस टास्क में घुलकर गायब हो गया था। माइक ने किलर वेल को बताया कि एलिस उनकी आंखों के सामने गायब हो गई और पूछा कि आखिर क्या हो रहा है। जूलिया ने बताया कि एलिस का पता नहीं चल रहा और उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। माइक को समझ आया कि सैटेलाइट पोजीशनिंग से भी वो नहीं मिलेगी और उसने सोचा कि क्या वहां कोई सिग्नल भी है। तभी लुकास थोड़ा पीछे हटा, कुछ होश में आया और बोला कि जब वो जमीन पर थे तो एलिस को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया, यहां उससे कांटेक्ट करना नामुमकिन होगा। फिर उसने रम की पूरी बोतल एक सांस में पी ली और कहा कि किलर व्हेल ने एडवांस पार्टी भेजते वक्त स्पेशियल इश्यूज का जिक्र किया था। जूलिया ने कंफर्म किया कि ट्रांसमिटिंग ग्रुप को स्पेशियल फोल्डिंग का सामना करना पड़ा था। गलियारे की लंबाई इमारत की असली लंबाई से ज्यादा थी और दरवाजे खुलने के बाद हालात और उलझ गए। लेकिन इससे पहले कभी स्पेस में फोर्सफुली डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई थी। आमतौर पर डंजन्स के अंदर बदलाव होते हैं। रिकॉग्निशन टीम ने ऑपरेशन छोड़ने और रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार करने की सलाह दी। लुकास माइक के पास आया और कहा कि स्पेस के रूल्स सबसे ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं। फिर पूछा कि क्या वो छोड़ना चाहता है। माइक ने बस एक ठंडी सांस ली और दृढ़ चेहरे के साथ कहा कि 1 मिनट दे। फिर उसने मन ही मन सिस्टम से स्टोर खोलने और रिवॉर्ड्स एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट की। अगले ही पल उसके सामने सिस्टम के मैजिकल आइटम्स का पूरा भंडार आ गया। इसी दौरान एलिस लगातार किलर व्हेल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी कि जैसे ही मैसेज मिले जवाब दे, लेकिन उसके फोन ने बताया कि उस जगह कोई सिग्नल नहीं है। तब उसे एहसास हुआ कि जूलिया से कांटेक्ट नहीं होगा और वो किसी मुसीबत में फंस गई है। एलिस पलटी और उस खुले दरवाजे को देखा जिससे वो इमारत में आई थी। उसने सोचा कि बस यहां से निकलना है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी और बाहर निकलती लगी, लेकिन जैसे ही वो दहलीज पार करने वाली थी, एक अजीब एहसास हुआ। कदम रखने से पहले ही सामने का दृश्य बदल गया। वो वापस उसी जगह खड़ी थी जहां से चली थी, बाहर जाने वाले उसी दरवाजे के सामने। एलिस को समझ आया कि वो स्पेशियल फोल्ड में फंसी है। उसने कई बार अलग अलग तरीकों से उस दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उसी जगह वापस आ जाती। कोई रास्ता नहीं था। तब उसने सोचा कि जब निकल नहीं सकती तो अंदर ही एक्सप्लोर करती रहेगी। इसी दौरान माइक और लुकास भी इमारत के अंदर गहरे बढ़ते गए। जितना आगे जाते गहरे अंधेरे से उतनी ही डरावनी आभा आती। वो एक और हॉल के प्रवेश द्वार के सामने खड़े थे। इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लुकास ने पूछा कि क्या वो अंदर जाएगा। माइक ने मुस्कुराते हुए आगे देखा और बोला कि बिल्कुल जाएगा। उसी पल दोनों एलिस के साथ अगले हॉल में दाखिल हुए। माइक ने किलर व्हेल से दोबारा पूछा कि डंजियन सॉल्व करने की घी के बारे में जानकारी दोहराए। जूलिया ने बताया कि ट्रांसमिटिंग ग्रुप को 3 सुराग मिले थे। पहला, वो आर्ट म्यूजियम एक 3 सदस्यों वाले परिवार के पास था और कुछ स्क्वाड मेंबर्स को एक स्पिरिचुअल विजन मिला था जिसमें उन्होंने उनकी जिंदगी की तस्वीर देखी। दूसरा, हर मूर्ति के अंदर कुछ अवशेष थे जो बड़ी तादाद में शिकार होने का संकेत था। तीसरा, ट्रांसमिटिंग ग्रुप को एक रॉक किलर का सामना करना पड़ा था जिस पर फायर आर्म्स का बहुत कम असर था। माइक को समझ आया कि इसका क्या मतलब है। वो आदमी इस म्यूटेशन का कोर था। उसी वक्त माइक और लुकास के पीछे स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की की आत्मा प्रकट हुई जिसने कहा कि वो उनका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। दोनों वो आवाज सुनकर दहशत में पलटे। उनके जिस्म कांपने लगे। पीछे लंबे बालों और बैंग्स वाली एक लड़की थी स्कूल यूनिफॉर्म में जो मेहमानों को टकटकी लगाकर देख रही थी। फिर वो उनके पास से उड़ती हुई गुजरी, लगातार माइक के चेहरे को गहरी नजरों से देखती रही। फिर वो बिल्कुल उसके करीब आई और उसकी आंखों में झांका। माइक के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। फिर वो गलियारे में आगे बढ़ी और लड़कों को अपने पीछे आने को कहा। लूकस ने पूछा कि क्या करें। माइक ने जवाब दिया कि उसके पीछे जाना होगा। दोनों आदमी एक शेल्फ के पीछे छुप गए और ध्यान से देखने लगे कि लड़की कहां गई। पता चला कि वो गलियारे के आखिर तक उड़ी और दीवार पर टंगी एक तस्वीर के अंदर घुस गई।
तब माइक ने लुकास से पूछा कि वो इससे क्यों नहीं निपटता। वो एक तायोस्ट है और ऐसी चीजें उसका काम है। लुकास ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इस दुनिया में कोई संकेत नहीं है और वो एक पक्का मटीरियलिस्ट है। लेकिन माइक को ये बात नहीं जंची। उसने उस भूतिया लड़की की तरफ उंगली उठाई और लुकास से कहा कि ये बात सीधे उसके मुंह पर जाकर कहे। जब आत्मा तस्वीर में गायब हो गई तो लुकास उसके पास गया और ध्यान से देखा। कहा कि ये एक ऐसी एनोमली है जिसमें पावरफुल डिस्टॉर्शन है जो भूत के रूप में प्रकट हुई है। तभी किलर विल ने माइक को बताया कि डेटा के मुताबिक एनोमलीज अक्सर क्लासिकल लिटरेचर की लेजेंड्स या मॉन्स्टर्स की शक्ल में सामने आती हैं और अभी ऐसा माना जाता है कि लोगों के विचार उनके बनने में भूमिका निभाते हैं। माइक ने सिर खुजाते हुए पूछा कि फर्क क्या है। लुकास ने समझाया, जैसे किसी का बिजली गिरने से मरना। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि बिजली उन्हें उनके बुरे कामों की सजा दे रही है, लेकिन अब यह माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भारी बारिश में किसी ऊंचे पेड़ के नीचे खड़ा हो। फिर उसने रम का एक और घूंट लिया और बोला कि पहला ऑप्शन अंधविश्वास है और दूसरा साइंस। इसके बाद माइक उस तस्वीर के पास गया और ध्यान से देखा। सोचने लगा कि लड़की उन्हें इस तस्वीर की तरफ बुलाकर क्या बताना चाहती थी। उसने देखा कि तस्वीर में एक इमारत थी जिसकी खिड़की से वही लड़की झांककर किसी लड़के को हाथ हिला रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि वो इस तरह मदद मांग रही थी। तभी दोनों को एक और तस्वीर से भूतिया लड़की बाहर आती दिखी और वो उस तरफ बढ़ गए। उस तस्वीर में एक हत्या का दृश्य था। एक लड़की कोने में बैठकर रो रही थी, जबकि एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसी लड़के को मार रहा था जिसे उसने सड़क से बुलाया था। माइक को समझ आया कि लड़की उन्हें अपने पिता से सावधान रहने की चेतावनी दे रही थी। उसी पल उनके पीछे उसी कुल्हाड़ी के साथ एक पत्थर की मूर्ति प्रकट हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी तस्वीर में थी। वो आदमी रात के कवच में था। जब उसने दोनों को तस्वीर के पास खड़े देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो हमले के लिए तैयार हो गया। उसने दोनों हाथों से हथियार उठाया और सिर के ऊपर ले जाकर एक ही वार में दोनों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन दोनों आखिरी पल में पीछे कूदे और वार उनके पांव के नीचे की टाइल पर पड़ा। इतना जबरदस्त था कि पत्थर की पट्टी धूल में बदल गई। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि देर नहीं करनी और अपनी स्किल्स इस्तेमाल करनी होंगी। माइक ने अपने टैलिस्मन्स इस्तेमाल किए और लुकास ने मैजिक चेन्स। जल्दी ही जहां वो नाइट था वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ। लुकास बेहद हैरान था कि माइक टैलिस्मन्स इस्तेमाल कर सकता है। उसने पूछा कि क्या वो भी तायोस्ट है, लेकिन माइक ने पूछा कि उसने भी क्यों कहा, जबकि कुछ मिनट पहले वो खुद को पक्का मटीरियलिस्ट बता रहा था। उसी वक्त मेन कैरेक्टर की नजर सामने बिखरे पत्थर के टुकड़ों पर पड़ी। उसे समझ आया कि ये उसी स्टोन नाइट के हिस्से हैं। अचानक वो टुकड़े तेजी से हवा में उठे और उनके पीछे कहीं लपके और माइक को एहसास हुआ कि लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। जब दोनों ने पलट कर देखा तो स्टोन नाइट दोबारा खड़ा हो रहा था। उसका जिस्म टुकड़ा टुकड़ा जुड़ता जा रहा था। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने फिर हथियार उठाया और उनकी तरफ दौड़ा। दोनों भागे। उन्हें किसी तरह अगले कदम के बारे में सोचना था। इसी दौरान एलिस गलियारे में आगे बढ़ती रही, फोन की फ्लैशलाइट से रास्ता देखते हुए। उसे लग रहा था कि वो कई 100 मीटर चल चुकी है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ये जगह डिस्टॉर्टेड है, या तो फैली हुई है या कहीं लूप कर रही है। जब वो अगले रास्ते पर पहुंची, एक और हॉल के सामने, उसे दिखा कि सामने कोई खड़ा है और फ्लैशलाइट उसकी तरफ चमका रहा है। पहले एलिस को समझ नहीं आया कि सामने कौन है और वो उस अजनबी की तरफ मुड़ी। जल्दी ही वो इंसान अंधेरे से बाहर आया। एक जवान लड़की थी, नर्स की पोशाक में। वो हैरान थी कि कोई और भी मिल गया। उसने एलिस से पूछा कि क्या वो उस अंकल की पीने की दोस्त है। एलिस ने पूछा कि उसने पहले किसे देखा था। लड़की ने जवाब दिया कि एक हैंडसम लड़का और एक शराबी अंकल जो किसी दोस्त को ढूंढ रहे थे। अब लड़की को अंदाजा हो गया कि वो एलिस की ही बात कर रहे थे। एलिस ने कहा कि वो सच में उन्हीं के साथी हैं, लेकिन उसे जानना था कि ये नर्स है कौन। एलिस ने मन में सोचा कि ट्रांसमिटिंग ग्रुप ने उस झोपड़ी के प्रकट होते ही उसे बंद कर दिया था और कोई आम इंसान अंदर नहीं आ सकता। तो ये लड़की यहां कैसे पहुंची? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो एक स्ट्रीमर है और सुपरनैचुरल के बारे में यहां लाइव कर रही थी। एलिस को समझ नहीं आया। फिर लड़की ने मीठी मुस्कान के साथ कहा कि उसका नाम एन्ना है और वो बहुत पॉपुलर है। लेकिन एन्ना को जल्दी ही एहसास हुआ कि एलिस ने उसे पहचाना नहीं और ये उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी। फिर उसने कहा कि उसे यहां कुछ मिला भी नहीं और उल्टा चेतावनी मिली कि वो फोरबिडन इलाके में आ गई है, इसीलिए वो जा रही है और एलिस को अब अपने साथियों को खुद ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही एन्ना जाने लगी, एलिस ने उसे रोका। उसने कहा कि अगर वो मेन एंट्रेंस से जाना चाहती है तो नहीं जा पाएगी। अन्ना बेहद हैरान हुई, पूछा कि इसका क्या मतलब है।
एलिस ने समझाया कि इस रास्ते में स्पेशियल फोल्ड आ गई है और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जो भी यहां आया है वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन एन्ना ने उसकी बात नहीं मानी और एग्जिट की तरफ दौड़ी। बोली कि वो इस पर यकीन नहीं करेगी और एलिस उसे डरा रही है। उसने कई बार इमारत के एंट्रेंस से निकलने की कोशिश की लेकिन हर बार उसी जगह पहुंच गई। जब एन्ना को एहसास हुआ कि वो सच में यहां से नहीं जा सकती, उसके चेहरे पर दहशत आ गई। उसे समझ आया कि एलिस सच कह रही थी। वो घबराहट में पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। फिर वो बेबसी में घुटनों पर बैठ गई। यकीन नहीं हो रहा था कि वो कभी इस इमारत से नहीं निकल पाएगी। लेकिन एलिस को उसकी निराशा से कोई सहमति नहीं थी। उसने एन्ना से पूछा कि उसने उसके साथियों को कहाँ देखा था, उसे उनसे मिलना है। एन्ना ने बताया कि गलियारे के पीछे स्टूडियो में देखा था। वो दोनों उस तरफ चल पड़े। रास्ते में एन्ना ने कहा कि ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस ओशनेरियम की कहानी में था जहां से कोई नहीं निकल पाया। एलिस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा कि वो किस कहानी की बात कर रही है। एन्ना ने बताया कि उसका मतलब उस आर्ट म्यूजियम के किलर गोस्ट की कहानी से है। कहानी ये थी कि एक बार इस म्यूजियम के मालिक का दिमाग फिर गया और उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला, फिर गायब हो गया। इसके बाद जो भी यहां आया वो हमेशा के लिए खो गया और बाहर का रास्ता नहीं मिला जब तक कि वो उस पागल पिता से नहीं मिल गया और फिर वो भी उसका शिकार बन गया। लेकिन एन्ना के उत्साह के बावजूद एलिस को उसकी कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। उसने ये भी नोट किया कि एन्ना ने उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया जिसे पिता ने मारा था और जो घोस्ट बनकर हमेशा किसी न किसी को अपना शिकार बनाता रहता है। जैसे ही एलिस उसकी तरफ मुड़ी, नर्स को एहसास हुआ कि वो पकड़ी गई। उसने एलिस का हाथ छुआ लेकिन उसी पल एलिस के जिस्म में बिजली का करंट दौड़ गया। उसे जले हुए मांस की बदबू आई और उसने हैरानी से एन्ना को देखा जिसके कपड़े फट गए थे और नीला भूतिया जिस्म दिख रहा था। जल्दी ही नर्स की पोशाक वाली लड़की पूरी तरह गायब हो गई और उसकी जगह वही घोस्ट प्रकट हुई जिसका जिक्र कहानी में था। वो बुरी आत्मा जो किसी पुराने ढांचे जैसी लग रही थी ने एलिस से पूछा कि उसे ये कैसे पता चला। एलिस ने जवाब दिया कि उसे शुरू से ही समझ आ गया था क्योंकि एन्ना की एक्टिंग बेहद बेकार थी। दोनों एक ही स्पेस में थे, इसलिए वो माइक और लूकस से नहीं मिल सकती थी। और उसके बाद एलिस उस गोस्ट पर झपटी। बोली कि वो माइक और लूकस के बारे में तभी जान सकती थी जब उसे यहां हो रही हर चीज के बारे में पहले से पता हो। उसने घोस्ट के सिर पर सीधा वार किया। अन्ना जमीन पर गिरी और झटके से हिल गई। बिना उसे उठने का मौका दिए एलिस ने दोबारा मारा और उसका सिर फर्श से दबा दिया। बेबसी में एन्ना चिल्लाई कि जब उसके पिता आएंगे तो एलिस को सब चुकाना पड़ेगा। उसी पल एलिस को एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने डर से कान ढक लिए। जब उसने आंखें खोली तो सामने का दृश्य डिस्टॉर्ट होने लगा था। सब कुछ तैरता हुआ लग रहा था। उसे समझ आया कि एन्ना ने वो पल भुनाया और भाग गई। अचानक भारी कदमों की आवाजें और किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज आई। एलिस को जल्दी ही समझ आ गया कि वो कहानी वाला वही पिता था। इसी दौरान माइक और लुकास उस घोस्ट के पीछे दरवाजे के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि सब कुछ शांत हो गया, लेकिन लुकास ने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने ये सीन हॉरर मूवीज में कई बार देखा है। दोनों ने सोचा कि बच गए और राहत की सांस लेने ही वाले थे कि वो किलर सामने आ गया और बोला कि उसने उन्हें ढूंढ लिया। माइक को भी समझ आया कि कहानी के आखिर में किलर हर मेन कैरेक्टर को नाइफ से मारता है और वहीं उनकी कहानी खत्म होती है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दरवाजे के पीछे से झांकते हुए बोला कि पिता की मूर्ति वहां नहीं है, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। लूकस तुरंत उसके पीछे निकला और दोनों गलियारे में आगे बढ़ गए। माइक बोलते बोलते चल रहा था। कहा कि उन्होंने कुल 11 बार मूर्तियां तोड़ी। इनमें से 3 बार मनी सोर्ड से, 7 बार मैजिक टेलिस्मन से और 1 बार दोनों को मिलाकर। लेकिन चाहे जो भी तरीका हो, मूर्ति के वापस बनने का नतीजा हर बार एक जैसा था। लूकस बेहद हैरान था कि माइक ये सब देखता रहा। माइक आगे बोला कि मूर्ति इतनी परफेक्टली वापस आ रही है कि वो उसकी अपनी फाइटिंग पावर से भी ज्यादा लग रही है। इसीलिए उसने ध्यान से उसके दोबारा बनने का प्रोसेस देखने का फैसला किया। उसने नोटिस किया कि हर बार जब मूर्ति दोबारा बनती है तो एनर्जी बाहर से आती है। लुकास और भी ज्यादा हैरान था कि उसके साथी ने इतनी बारीक चीजें भी नोटिस की। माइक ने एक खास जगह की तरफ देखा और बोला कि उसे बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसके बाद दोनों दूसरी मंजिल पर गए और माइक सीढ़ियों के ठीक पास रुका। उसने एक स्किल इस्तेमाल की जिसका नाम था यिन पिल्प्स। ये एक गिफ्टेड एबिलिटी थी जिसकी कीमत 1,50,000 अचीवमेंट पॉइंट्स थी। इसने विजुअल एक्यूटी बेहतर की और एक एडिशनल फील्ड ऑफ विजन दिया जिसमें आसपास की दुनिया से परे की चीजें भी नजर आती थीं। और साथ ही हेवनली आईज हासिल करने के दौरान प्यूपिल्स खोलकर यान की आत्मा में भी झांका जा सकता था। जो बुरे ऑब्जर्वर थे वो जल्दी मर जाते थे। फिर मेन कैरेक्टर एक दरवाजे के पास गया और बोला कि मूर्ति के जी उठने की एनर्जी इसी कमरे से आ रही है।
वो अंदर गए और देखा कि सभी दीवारें तस्वीरों से भरी हुई थीं। अचानक लूकस को एहसास हुआ कि उस कमरे में बेहद ठंड है। उसने माइक से पूछा कि वो यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। माइक ने जवाब दिया कि अभी बस देख रहा है। अचानक उसकी नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसमें एक नाइट अजगर से लड़ रहा था। उसी पल माइक को एहसास हुआ कि उनकी जरूरत की औंदरा इसी तस्वीर से निकल रही है। दोनों तुरंत उस तस्वीर के पास गए और उसे दीवार से उतारा। पीछे एक छेद था जो कहीं ले जाता लग रहा था। जब वो उस दूसरे कमरे में पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ ऑल्टर जैसा था और पेंटाग्राम के बीचों बीच एक अजीब मैजिक मिरर था। माइक ने कहा कि पैसिफाइंग टैलिस्मैन्स में आग और विस्फोट होता है, इसलिए ये इतनी छोटी जगह के लिए सही नहीं है। तब लूकस को एहसास हुआ कि उसे मदद चाहिए। उसने अपना मनी क्रॉस बुलाया और कहा कि बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों को सजा मिलेगी। फिर उसने सीधे मैजिक मिरर के बीच में वार किया, उसे तोड़ने की नीयत से। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लुकास का प्रोजेक्शन गायब हो गया और कुछ नहीं हुआ तो दोनों हैरान रह गए। उसी वक्त उन्हें को एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो ब्लू लाइटनिंग स्किल बुला रही थी। दोनों तुरंत समझ गए कि ये एलिस की आवाज है। तभी लुकास को मिरर में कुछ सिलहूट्स दिखे। जब ध्यान से देखा तो मिरर में एलिस थी जो उसी स्टोन नाइट से लड़ रही थी। माइक ने तुरंत लुकास से पूछा कि क्या एलिस से कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन बताया गया कि सिग्नल ट्रांसमिशन मुश्किल है और अभी एलिस से एक तरफा इंफॉर्मेशन ही मिल सकती है। एलिस और नाइट की लड़ाई देखते हुए माइक ने कहा कि उनसे कांटेक्ट का कोई रास्ता निकालना होगा, कम से कम ऑल्टर की एसेंस उसी की तरफ है। तब लुकास ने कहा कि उसके पास एक तरीका है। डंजियन में उसे एक स्किल मिली थी जिसका नाम था मैकेनिज्म ऑफ ड्रूकेन स्लीप, लेकिन इसके लिए उसे तेज शराब पीकर सोना पड़ेगा। बदकिस्मती से उसकी शराब पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन माइक के पास हल था। सिस्टम की मदद से उसने ड्रंकन इमॉर्टल की एक पूरी सुराही हासिल की, फिर शराब का एक पूरा पीपा दिया। तीसरी बोतल प्रेशियस लिक्विड जैड का काढ़ा था जो लुकास के काम आ सकता था। यह देखकर उस आदमी के मुंह में पानी आ गया। माइक ने पूछा कि क्या इतना काफी है नशे के लिए। लूकस ने जवाब दिया कि इतने से वो 3 बार मर सकता है नशे में। उसने एक सुराही उठाई और माइक से पूछा कि क्या उसे वो टेक्निक पता है जिससे ऐसी उम्दा दुर्लभ शराब निकाली जाती है। माइक ने जवाब दिया कि टेक्निक नहीं पता, लेकिन उसके पास बहुत सारे अचीवमेंट पॉइंट्स हैं। इसी दौरान एलिस नाइट से लड़ती रही। समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार जी क्यों उठता है और उसके हमलों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। अचानक उसे लूकस की आवाज सुनाई दी, लेकिन समझ नहीं आया कहां से आ रही है। जब पलटी तो देखा कि पीछे एक छोटा सा गोस्ट था, लूकस की हूबहू नकल। लूकस ने कहा कि वो अलग अलग स्पेसेस में हैं और वो उसे इस एनोमली से निपटने का तरीका बताने आया है। एलिस ने हैरानी से उसकी प्रोजेक्शन को देखा और पूछा कि क्या करना है। लूकस ने समझाया कि ये मूर्ति एक इमॉर्टल बॉडी है, चाहे जितना तोड़ो बेकार है। इसे हराने का एकमात्र तरीका है उस ऑल्टर को नष्ट करना जो इसे एनर्जी देता है। वो दूसरी मंजिल पर बाईं तरफ तीसरे कमरे में एक तस्वीर के पीछे छुपा है। सिर्फ इस स्पेस में ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर उसने ये भी कहा कि हर एक पल कीमती है क्योंकि नाइट लगभग ठीक हो चुका है। एलिस ने देर नहीं की और तुरंत उस कमरे की तरफ दौड़ी, नाइट के हमलों से बचते हुए। इसी दौरान माइक मैजिक मिरर के जरिए सब देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि सब ठीक हो जाए। तभी उसकी नजर उसी तस्वीर पर पड़ी जिससे औंदरा निकल रही थी। ध्यान से देखा तो कैनवास का कोना फ्रेम से थोड़ा हट रहा था। माइक उस तस्वीर के पास गया और कैनवास हटाने का फैसला किया, देखने के लिए कि नीचे क्या है। इसी दौरान एलिस सही कमरे में पहुंची और लुकास ने बताया कि तस्वीर वहीं है। लेकिन उसी वक्त दरवाजे के पीछे से एना का सिर निकला और एलिस को देखते ही बेहद जोर से चीखी। एलिस को अपने कान ढकने पड़े। वो चीख इतनी तेज थी, लुकास की प्रोजेक्शन उस घोस्ट की तरफ झपटी, लेकिन नाइट पहले ही पहुंच गया था। एक ही वार से उसने लुकास की प्रोजेक्शन को बीच में से काट दिया। वो अपनी बेटी तक नहीं पहुंच पाया। उसी पल असली लुकास कमरे के कोने में जाग उठा। समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। माइक ने अपने साथी को बताया कि यहां सब उतना आसान नहीं है। जब उसे पता चला कि लुकास जाग गया तो उसने उसे मदद करने को कहा। लुकास ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। एनोमली ने एलिस को फंसा लिया है। माइक ने जवाब दिया कि उसे पता है, इसीलिए वो उसे बचाने का रास्ता ढूंढ रहा है और लुकास को उसके पीछे वाली तस्वीर देखने को कहा। लुकास ने तस्वीर देखी जिसमें कुछ आदमी और एक जवान लड़की थी। पूछा कि इसमें क्या गड़बड़ है। माइक ने समझाया कि ये ओरिजिनल है। असली गुनहगार पिता नहीं बल्कि उसकी बेटी है जो डार्क रिचुअल्स की आदी हो गई थी और उसने अपने पिता को ही मॉन्स्टर में बदल दिया। जो तस्वीर उन्होंने पहले देखी थी उसमें वो मदद नहीं मांग रही थी बल्कि राहगीरों को म्यूजियम में फंसाने के लिए बुला रही थी। लुकास को समझ आया कि इसीलिए उसने उन्हें उस कमरे में नहीं जाने दिया। अब उसे जानना था कि माइक अब भी क्या कर रहा है। माइक ने जवाब दिया कि वो उसकी एसेंस ढूंढ रहा है। बुरी आत्मा बनने के बाद
उसकी एसेंस सेल्फ पोर्ट्रेट में रह गई। तस्वीर नष्ट करने से वो मरेगी नहीं, लेकिन बुरी तरह जख्मी होगी। उसने कहा कि एन्ना को लगा वो चालाकी दिखा रही है, उन्हें अलग करके एक एक को तोड़ेगी, लेकिन साथ ही वो एक वक्त में सिर्फ एक तरफ ही हो सकती है और यही उसकी हार का कारण बनेगा। इसके बाद दोनों ने तुरंत उस कमरे की सभी तस्वीरें फाड़नी शुरू कर दी। इसी दौरान एलिस नाइट और उसकी बेटी दोनों से लड़ रही थी। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। आना दरवाजे के पीछे से उसे देख रही थी और चिल्ला रही थी कि एलिस अब मरने वाली है। लेकिन उसी पल गोस्ट को महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म पर किसी ने वार किया हो। उसे समझ भी नहीं आया और उसे एहसास हो गया कि लूकस और माइक तस्वीरें फाड़ रहे हैं, यानी उसके जिस्म के टुकड़े हो रहे हैं। एलिस ने देखा कि लड़की सचमुच बिखरने लगी है। एना का सिर उसके जिस्म से अलग हो गया और उसका रात का पिता भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा। उसी वक्त लूकस और माइक को एहसास हुआ कि वो लड़की उन्हें रोकने आ रही है। उन्होंने तुरंत तस्वीरें छोड़ी और हथियार तैयार किए। एना और उसके पिता दरवाजे के पीछे खड़े थे, दो बनाम दो की लड़ाई के लिए तैयार। लड़ाई कड़ी थी, लेकिन दोनों आदमी जीत गए और उस नाइट के नाम पर बस बेजान पत्थरों का ढेर बचा। लुकास की ताकत जवाब दे रही थी। उसने माइक से पूछा कि क्या वो थोड़ा और झेल सकता है। माइक ने उसे बाघ को क्यूब पर बैठी एक छोटी मूर्ति दी। लुकास ने हैरानी से उसे देखा, समझ नहीं आया कि ये क्या है। फिर उसने उसे छुआ और वो मूर्ति अचानक चमकने लगी। लुकास को समझ आया कि उसके हाथ में एवरेज क्वालिटी का एक आर्टिफैक्ट है। उसने पूछा कि माइक को ये इतनी अच्छी चीज कहां से मिली। माइक ने जवाब दिया कि ये उसके माँ बाप की विरासत है। लेकिन जल्दी ही दोनों को एहसास हुआ कि घोस्ट्स के साथ लड़ाई अब भी पूरी नहीं हुई। नाइट धीरे धीरे फिर से उठने लगा, लेकिन इस बार वो तैयार थे क्योंकि उनके पास शक्तिशाली व्हाइट टाइगर था। तभी अचानक माइक ने देखा कि नाइट का जिस्म फिर से टूटने लगा। अभी एक पल पहले वो लड़ने के लिए तैयार खड़ा था और अब उसका जिस्म दरकने लगा और टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका कुछ नहीं बचा। उसकी टांगें छोटे छोटे पत्थरों में बदलकर जमीन पर गिरने लगीं। माइक को समझ आया कि एलिस ने अपना काम कर दिया। जैसा निकला वो सही कमरे में पहुंच गई थी और उस मिरर को नष्ट कर दिया जो नाइट की एसेंस को एनर्जी दे रहा था। इसी दौरान एना अपने पिता के पत्थरों के पास उड़ी और उन्हें चिल्लाते हुए उठने और लड़ते रहने के लिए कहने लगी। तभी लूकस सीधे उसकी तरफ शांत कदमों से चला और धीरे से बोला कि लगता है इस बार वो सच में मर गया। फिर मुस्कुराया और घोस्ट की आंखों में देखते हुए पूछा कि उसके पास कोई और ट्रिक है जो उसे नहीं पता। अन्ना घबराई हुई इधर उधर देखने लगी, सोचने लगी कि क्या करे। जब उसे एहसास हुआ कि वो अब लड़ नहीं सकती तो पलटी और एग्जिट की तरफ उड़ चली। लुकास उसके पीछे दौड़ा। उसे यूं जाने नहीं दे सकते थे, लेकिन माइक उससे तेज था। उसने एक मैजिक बैग निकाली और एना की एसेंस उसमें कैद कर ली। जब उसने बैग बांधी तो महसूस हुआ कि घोस्ट बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं निकल पाई। लुकास बेहद हैरान था कि माइक ने उस घोस्ट लड़की को एक बैग में सील कर दिया। उसने कहा कि ये एनोमली डिस्टॉर्शंस पैदा करने में सक्षम है, इसलिए ब्यूरो के रूल्स के मुताबिक ऐसी चीजें अपने पास नहीं रखी जा सकती। लेकिन बदले में मेन कैरेक्टर ने उसे ड्रंकन इमॉर्टल वाइन का एक जग दिया। ये सुनकर लूकस तैयार तो था, लेकिन अभी भी हिचकिचा रहा था। तब माइक ने 2 जगह का ऑफर किया। आखिरी ऑफर था ड्रंकन इमॉर्टल के 2 जग और एम्परर्स फ्लो पल्प के 3 जग, और बदले में वो घोस्ट उसके पास रखेगा। लुकास ऐसे फायदेमंद सौदे का विरोध नहीं कर पाया और माइक का हाथ मिलाया। उसने कहा कि अब उनका वर्जन यही होगा कि एनोमी की सोल पूरी तरह नष्ट कर दी गई। उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि आसपास की स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगी। जब दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो एलिस वहां खड़ी थी और उनके हाथ मिलाने को अजीब नजरों से देख रही थी। दोनों ने उसकी शक भरी नजर देखी और तुरंत एक दूसरे से दूर हो गए। बोले कि ये बस एक इत्तेफाक था। एलिस ने बस किलर व्हेल की तरफ रुख किया और कहा कि स्पेशियल एनोमली गायब हो गई। एनर्जी डिस्टॉर्शन का लेवल क्या है? जूलिया ने बताया कि डिस्टॉर्शन एरिया और उसके एनर्जी लेवल में तेजी से कमी डिटेक्ट हुई है और प्रिलिमिनरी असेसमेंट के मुताबिक इंसिडेंट रिजॉल्व हो गई। ये सुनकर एलिस ने कहा कि चलना होगा, टास्क पूरा हो गया और रिपोर्ट देनी है। जल्दी ही तीनों चेहरों पर मुस्कान लेकर इमारत से बाहर निकले। उन्होंने डिप्टी को रिपोर्ट भेजी, जिसने फौरन रिव्यू की। थॉमस ने नोट किया कि माइक ने इस टास्क में खास तौर पर अच्छा काम किया और अपने इंटरलॉक्यूटर से पूछा कि उसके पास कुछ और जोड़ने को है। जवाब मिला कि माइक बहुत मजबूत है, उन प्लेयर्स से कहीं ज्यादा जिन्होंने सिर्फ एक बार गेम खेला हो। जैसा निकला वो लुकास से बात कर रहा था। लुकास ने कहा कि माइक में न्याय का एहसास है और वो साथियों और आम लोगों के लिए रिस्क लेने को तैयार है। वो होशियार है और ध्यान से हर चीज ऑब्जर्व करता है। बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो बहुत कुछ छुपाता भी है। थॉमस समझ गया कि वो किसकी बात कर रहा है, उसके माँ बाप की विरासत।
फिर उसने कहा कि रिपोर्ट मिल गई और कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। लुकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ब्यूरो के लिए मदद करके खुशी हुई। इसी दौरान मेन कैरेक्टर घर की तरफ चला, आखिरकार चैन की नींद, सोने के लिए। सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कोई चारा नहीं था। वो बाथरूम गया और ठंडे पानी से मुंह धोया ताकि जल्दी होश आए। फिर कमरे में कुर्सी पर बैठा और अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हाथ में व्हाइट टाइगर क्यूब था। जैसे ही उसने वो आर्टिफैक्ट निकाला, बाघ उसके पास प्रकट हुआ और उसकी कुर्सी के पास लेट गया। उसी पल माइक को एहसास हुआ कि ये सब सच है। उसने सोचा कि उसकी रियलिटी में सिर्फ 2 दिन बीते हैं और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसे बताया गया था। ओरिजिनल सिन हफ्ते में एक बार चलता है और अगली बार के लिए 5 दिन बचे हैं। लेकिन कुछ और भी था जो उसे परेशान कर रहा था। डिप्टी डायरेक्टर थॉमस ने कहा था कि उसे पसंद नहीं जब माइक प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करे, और अब लग रहा था कि उसका रवैया उसके प्रति बहुत हॉस्टाइल है। उसने सोचा कि शायद थॉमस बस सतर्क है, और यहां तक कि उसके माँ बाप की पर्सनल फाइल्स भी क्लासिफाइड थीं। माइक को समझ आया कि अब उनके खून ऑपरेशन के लिए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। अचानक उसकी नजर फोन पर पड़ी। कोई कॉल कर रहा था, लेकिन नंबर अनजाना था। जब उसने उठाया तो एक लड़की की आवाज इतनी जोर से चिल्लाई कि माइक को फोन कान से दूर करना पड़ा। पता चला कि वो एक जवान लड़की थी जिसने अपना परिचय ओलिया के रूप में दिया। बोली कि वो उसकी असिस्टेंट होगी। वो लड़की कंप्यूटर के सामने बैठी लॉलीपॉप हाथ में लिए कह रही थी कि माइक के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहती है। लेकिन माइक को समझ नहीं आया कि ओलिया है कौन और कॉल क्यों कर रही है।